हाय गाइस, वेलकम टू इनफाइनाइट डेसिमल। माय नेम इज राजन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप प्रोबेबिलिटी को अपना फोर्टे बनाना चाहते हैं। यू विल सी कि मैनी ऑफ द लेक्चर्स दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट दे जस्ट टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी फर्स्ट। लेकिन अगर आप सही मायने में अच्छे से प्रोबेबिलिटी को समझना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपको पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ये बताया जाएगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट या फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी में चले जाओगे तो जो बेसिक इसकी चीजें हैं ना, जिससे कि आप नंबर ऑफ वेज वगैरह निकाल सकते हो, वो आपको पता ही नहीं रहेगा। तो बेसिक लेवल की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपसे, लेकिन जैसे ही एग्जामिनर आप मेन लेवल के क्वेश्चन देखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से नंबर ऑफ वेज काम करता है वो आपको यहां बताया जाता है। काउंटिंग फिगर्स है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिससे कि आप मीनिंगफुल या नॉन मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको डिटेल में अगर समझना है तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपका प्रोबेबिलिटी स्टार्ट अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं वो करता हूं आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता हूं और उसमें बीच में परमुटेशन थोड़ा सा घुसा देता हूं, तो मैं खत्म तो कर रहा हूं चैप्टर को, बट एक्चुअल में आपको पढ़ाना नहीं चाहता हूं। जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं कि देखो मेरे चैनल पे ये वाली वीडियो है, बट एक्चुअल में आपको वो नॉलेज कभी नहीं मिल पाएगी जो रिक्वायर्ड है आपके हर तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, सो इसको अच्छे से समझना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं सारे इस पॉइंट वीडियो में रखे हैं, और हम ट्राई करेंगे कि एक एक चीज को ना रिलेट करें। मैं पहला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट को रिलेट करने वाले हैं, उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट को रिलेट करने वाले हैं, जिससे कि हम प्रोबेबिलिटी में जब जाए ना तो आपको सारी चीजें एसोसिएटेड लगे। और ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बस ये है कि मे बी आपने इस तरह से पहले कभी नहीं देखा है। 2017 में भी मैंने आपका 2 घंटे का परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिया था और उसके बाद प्रोबेबिलिटी की वीडियो बनाई थी। आई थिंक वो पहली वीडियो होगी बैंकिंग चैनल में जहां पे आपको परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी उस टाइम पे किसी ने पढ़ाया होगा, तो बहुत सारे बच्चों को वो अच्छा लगा था। उसी तरीके को लेके हम लोग इस बार 2024 के एग्जाम में जो भी रेलिवेंट आपके टॉपिक्स हैं और जिस तरह का पैटर्न आपका इवॉल्व हो रहा है क्वेश्चंस का, उसको लेके ये लेक्चर में तैयार कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन को। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने कोर्सेज के बारे में आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा इनफाइनाइट डेसिमल ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। ऑल्सो वी हैव आवर वेबसाइट जहां पे आप सारे कोर्सेज जो है वो देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट कोड देन आप ऑफ टाइम यूज कर सकते हो, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैं वीडियोस आपको बेसिक वाले दे रहा हूँ उसका अगर आप बेस्ट आउटपुट चाहते हैं कि जो मुझे अच्छे से समझ आ जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, हर तरह के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर लूँ, तो आप पहले ये जो वीडियो आप देख रहे हो अभी, ये कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। तो एक बार पहले तो आप क्या कीजिए, सुनिए बस जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि कैसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैसे चीजों को रिलेट कर रहा हूँ, वो एक बार सुनिए। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कर रहा हूँ वो भी आप समझेंगे एंड खुद से एक बार इस प्रॉब्लम सॉल्विंग को करना है। मैंने एक बार बता दिया, आप पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद जो हमारा गणित पत्रिका है वहां पे आपको इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एंड प्रोबेबिलिटी के। उसको लगा लीजिएगा तो एग्जाम में आपको अरिथमेटिक सेक्शन में ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक चैप्टर का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है कि हम इसलिए इसको पढ़ते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये आपको सिंप्लीफाई करता है काउंटिंग प्रोसेस, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर हम बेसिक तरीके से चले किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, तो उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या निकाला है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन तक तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो बच्चों को सीखना चाहिए, तभी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझ पाओगे। एंड दैट प्रिंसिपल इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल, यह आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा मुझे लगता है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आज आपको इस तरह से समझाएंगे कि कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एज्यूम करता हूं कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिसको पार्टी करना बहुत पसंद है, और आप वार्डरोब पे जाते हैं तो आपके पास उतने ज्यादा कपड़े नहीं हैं, बट कुछ कपड़े हैं। बट आप अपने आप को ना इस तरह से कैरी करते हो कि हर दिन लगता है कि यार ना कुछ नया पहन के चल रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि आपके वार्डरोब में, लेट अस कंसीडर वी हैव 3 पैंट्स। 3 पैंट्स हैं, पैंट P1, P2 और P3। ठीक है, और आपके पास 2 ही शर्ट है, लेट अस सपोज। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, मैं आगे भी बताऊंगा आपको। 2 शर्ट्स हैं आपके पास, S1 एंड S2। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको कोई पार्टी में चलना है तो आप यही 2 चीज पहन के जाते हो, पैंट या शर्ट। आपके पास एक मान लीजिए ये रेड कलर का है, ये पिंक कलर का है, इस तरह से अलग अलग कलर के आपके पास पैंट और शर्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आप पैंट 1 को अगर लेके चलते हो कि मैं आज पैंट 1 पहनना चाहता हूं, तो उसके साथ आप कितने तरीके से कॉम्बिनेशन से शर्ट ले सकते हो, तो 2 तरीके हैं कि आप पैंट 1 के साथ यू कैन ईदर यूज शर्ट नंबर 1 और यू कैन गो फॉर शर्ट नंबर 2। ऐसा हो सकता है। सेम क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पैंट नंबर 2 के साथ भी आप शर्ट नंबर 1 को पहन सकते हो या फिर शर्ट नंबर 2 को पहन सकते हो। पैंट नंबर 3 के साथ भी आप क्या कर सकते हो, शर्ट नंबर 1 को और शर्ट नंबर 2 को पहन सकते हो।
ठीक है। तो सर यही 6 तरीके हैं, 6 वेज, ठीक है। अब ऐसे लिस्ट डाउन करना, देखो 6 में ही आपको हर बार लिखना पड़ रहा है कि क्या क्या पॉसिबल होगा, एंड देन यू हैव टू काउंट कि 1 2 3 4 5 6, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं यहां पे इसको 30 बना देता हूं और इसको अगर मान लो 200 बना देता हूं, तब तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेट अस से आप एक फैक्ट्री में काम करते हो जहां पे बहुत सारे पैंट बन रहे हैं और शर्ट बन रहे हैं, आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है ना, कितने तरीके से बना सकते हो, तब तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना अगर मैं ये प्रोसेस लिखता हूं। तो हमारा काम क्या है, सिंप्लीफाई करना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आता है, और इसी चीज को अगर आप मान लीजिए सीबीएसई के बुक्स में या फिर सेबा बोर्ड से जैसे मैंने पढ़ा है, वहां अगर जाते हो तो उस बुक में बहुत प्यारा सा अरेंजमेंट आपको इस तरह से दिखता है, जो हम ट्री डायग्राम बोलते हैं ना, ट्री डायग्राम। ये ट्री डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये आपको बताता है कि देखिए आपके पास ना पहले तो 3 पेंट है हमारे पास, तो वो पेंट को आप चूज कर लो कि पेंट P1 P2 P3, इन तीनों को हम चूज करेंगे। और जैसे ही आपने पेंट, एक पर्टिकुलर पेंट चूज कर लिया, लेट अस सपोज कि आपने पेंट P1 को चूज कर लिया है, तो आप आगे चलिए। अब आपके पास शर्ट के लिए 2 रास्ते हैं, तो इस तरह से आपको P1 S1 मिल गया, P1 S2 मिल गया, जो मैंने पहले लाइन में यहां पे लिखा। सिमिलरली आप पेंट 2 के लिए चलिए, वहां पे भी 2 चॉइसेस हैं, पेंट नंबर 3 के लिए चलिए, वहां पे भी 2 चॉइसेस, और अगर आपके पास और भी पेंट्स हैं और भी शर्ट्स हैं, तो इस तरह से ब्रांचेस बनते जाएंगे। लेकिन ये तो क्या है, आपको बस समझाने के लिए कि किस तरह से एक्चुअल में काम होता है वो आपको क्लियर हो। लेकिन जैसे ही मैं नंबर ऑफ पेंट एंड नंबर ऑफ शर्ट को इंक्रीज करूंगा, ये प्रोसेस तो करना टीडियस होगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपका आगे क्या कहता है कि देखो ऐसा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू मेक ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज दीज, व्हाट आर दीज आर ऑर्डर्ड पेयर, कि आप पेयर बना रहे हो कि कितने तरीके से दोनों चीजों को एक साथ अरेंज किया जा सकता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आगे कहता है कि देखो आप ना ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, ध्यान से सुनना, ये अगर समझ जाओगे ना परमुटेशन हो जाएगा आपका क्लियर पूरा। वो कहता है कि आप देखिए कि स्टार्ट कहां से कोई चीज करनी है, तो सर स्टार्ट ये पॉइंट है जहां पे मुझे एक पैंट सिलेक्ट करना था, और एंड कहां पे होगा, जब मैं शर्ट आपका सिलेक्ट कर लूंगा, तो दिस इज योर एंड पॉइंट, ठीक है। तो सर आपको स्टार्ट और एंड के बीच में ना, ठीक है, देखने हैं कि कितने वर्क करने हैं। वर्क मतलब कौन कौन सी चीजें करनी है, जैसे पैंट सेलेक्ट करना है उसको मैं वर्क की तरह मान रहा हूं, शर्ट सेलेक्ट करना है उसको भी मैं वर्क की तरह मान रहा हूं, और इनको हम क्या बोलेंगे कि हमें टोटल काम क्या करना है, कपड़े चूज करने हैं पहनने के लिए, तो वो मेरा बड़ा वर्क है। और उस बड़े वर्क को करने के लिए मैं छोटे छोटे वर्क यूज कर रहा हूं, सब वर्क बोल देते हैं। आप बुक्स के लैंग्वेज में जाओगे तो सब वर्क कहा जाता है। दैट इज कि पैंट चूज करने को हम क्या बोलेंगे, सब वर्क, एक छोटा सा वर्क है। और शर्ट चूज करने को भी हम क्या बोलेंगे, सब वर्क नंबर 2। तो इस स्टार्ट से एंड के प्रोसेस में मुझे 2 काम करने हैं, एक तो पैंट चूज करना है, एक शर्ट चूज करना है। आप ये देखिए कि पैंट को कितने तरीके से चूज किया जा सकता है। तो आप देखो सर 1 है, 2 है, 3 है। आप पहनोगे तो एक ही पैंट ना, ऐसा तो नहीं है कि एक ही साथ पहन लोगे बहुत सारा, एक पैंट आपको पहनना है। तो कौन सा पैंट, तो पैंट नंबर 1 ले सकता हूं, या तो 2 ले सकता हूं, या 3 ले सकता हूं। मतलब आपके पास 3 तरीके हैं पैंट चूज करने के। अच्छा, उसके बाद दूसरा सब वर्क क्या है, सर मुझे शर्ट चूज करना है। आ जाओ शर्ट को भी चूज करते हैं। कितने तरीके से शर्ट चूज कर सकते हो, 2 तरीके, तो 2 तरीके हमने कर दिए। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि आपने जब ऐसा कर लिया, स्टार्ट से एंड तक जितने भी सब वर्क थे आपके पास, सबका अगर इंडिविजुअल कितने तरीके से हो सकता है वो अगर आपको पता है, तो आप टोटल निकाल सकते हो कि टोटल तरीके से वर्क कितने तरीके से होगा। क्या करना है, जस्ट आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इंटू 2 दैट इज 6। देखिए ये सब मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी अगर मैं ये तरीका फॉलो करता हूं। समझ गए क्या? अब अगर वो मुझे मान लो 30 पैंट भी दे देता है और 200 शर्ट भी दे देता है, स्टिल आई कैन से कि 2 सब वर्क करना है। सब वर्क पहला क्या होगा सर, तो पैंट आपको चूज करने, कितने पैंट है, 30। 30 में से एक आपको उठाने, तो 30 तरीके से होगा ना, या तो पहला या दूसरा या तीसरा, इस तरह से। और शर्ट अगर 200 है तो उसमें से आपको 200 तरीके से एक शर्ट मिलेगा, और दोनों में से आपको अरेंजमेंट बनाना है, मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। क्या समझ आया? लेकिन अगर 6000 को मैं इस तरह से ऑर्डर पेयर में लिखने लग गया या ब्रांचेस बनाने लग गया, सोच लो कि कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई हो गया काउंटिंग। जस्ट छोटा सा प्रोसेस है, स्टार्ट से एंड को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बीच में कितने कितने छोटे छोटे वर्क हैं वो आइडेंटिफाई कीजिए, सबका इंडिविजुअल निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई किया हमने, क्यों किया? क्योंकि दोनों आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि शर्ट पहन के चले जाओगे बस, पैंट भी पहनना पड़ेगा, या पैंट पहन के चले जाओगे शर्ट नहीं पहनोगे, दोनों करना है ना। जब भी दोनों चीज रिक्वायर्ड होगी, करना ही है आपको, तो मल्टीप्लाई ही यूज करना है। समझ गए? वही हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एंड यूज करते हैं और यूज करते हैं, तो ये एंड वाला है कि आई रिक्वायर पैंट एंड शर्ट, दोनों। ऐसा नहीं कि पैंट या शर्ट, दोनों की रिक्वायरमेंट है, दोनों की रिक्वायरमेंट के लिए मल्टीप्लाई ही यूज करते हैं। ये अभी याद रख लीजिए, आगे भी हम यूज करने वाले हैं। नाउ इसी आइडिया को और आगे एक्सटेंड करते हैं। यहां तो बस हमने 2 ही चीज को देखा कि सर पैंट और शर्ट था, लेकिन मान लीजिए सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई वर्क में बहुत सारे सब वर्क हो, बहुत सारे छोटे छोटे काम करने हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 3 वर्क वाला कोई काम है हमारे पास। लेट अस सपोज कि यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, आपको स्कूल जाना है,
ठीक है। स्कूल जाने के लिए आपको क्या करना है, एक बैग पिक करना है, बैग के साथ टिफिन आपको मम्मी ने बना के दिया है वहां पिक करना है, और वाटर बॉटल है आपके पास, उसमें से कोई एक पिक करना है। तो कंसिडर कर रहा हूं कि यू आर ए स्टूडेंट एंड आपके पास दो बैग्स हैं, बैग B1 एंड बैग B2, और आपके पास टिफिन है जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो 3 टिफिन है आपके पास, मान लेते हैं T1, T2, T3, एंड साथ में आपके पास वाटर बॉटल्स भी हैं, 2, W1 एंड W2, ठीक है। तो अब आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर पता है ना, तो देखो अगर हम नॉर्मल प्रोसेस से चले तो इस तरह से होगा कि पहले आपके पास क्या होगा, बॉटल चूज करना पड़ेगा, बॉटल 1 चूज कर सकते हो या बॉटल 2 चूज कर सकते हो। जब बॉटल 1 जैसे मान लीजिए आपने चूज किया तो आगे बढ़े, अब आपको टिफिन करना है, तो टिफिन के लिए 3 तरीके हैं आपके पास, T1, T2, T3, तीनों में से कोई भी एक कर सकते हो। सिमिलरली अगर बॉटल 2 आपने सेलेक्ट किया हुआ तो वहां पे भी आपके पास 3 तरीके हैं इस तरह से। जब आप बॉटल चूज कर लिया आपने, तब आप क्या करोगे, वाटर बॉटल चूज करोगे, तो देखो इस तरह से आपके पास ब्रांचेस बनते जाएंगे और आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये आपका ट्री डायग्राम बन गया। लेकिन ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा अगर मैं नंबर ऑफ बैग्स को बढ़ा दूं, टिफिन को बढ़ा दूं और वाटर बॉटल को बढ़ा दूं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि आप स्टार्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट, एंड यहाँ पे आपका एंड पॉइंट है। 3 चीजें करनी है आपको, है ना। पहला तो क्या है कि बैग आपको पिक करना है, तो आ जाओ बैग को पिक करते हैं। कौन से बैग को, एक ही बैग ले जाओगे तो 2 तरीके से पिक कर सकते हैं। टिफिन आपको पिक करना है, ये भी एक सब वर्क है आपका, कितने तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से हो सकता है। वाटर बॉटल पिक करना है, कितने तरीके से कर सकते हो, 2 तरीके से कर सकते हो। क्या तीनों आपको साथ में करना है ना, ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, यस। तो सबको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब वो 2 ही चीज के लिए नहीं है कि 2 ही वर्क आपका होगा। अगर आपके पास n नंबर ऑफ वर्क्स है, बीच में अगर 10 वर्क है, सब वर्क है आपके पास, तो 10 चीजों का आप अलग अलग निकाल लो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। बस आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट में सारे वर्क आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन कौन से काम करने हैं। जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तब तक मुझे करना है, समझ गए। तो आपका आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, 12 वेज। और आप काउंट करके देख लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां से भी आ रहा है, लेकिन इतना हमें नहीं करना पड़ा, हमने डायरेक्ट निकाल लिया। तो दिस इज हाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वर्क्स। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो आइए एक बार जनरलाइज कर लेते हैं कि हम, ये तो मैंने आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल दिया ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग को हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं कि मान लीजिए एक बिग वर्क करना है आपको, बहुत बड़ा सा काम करना है, ठीक है, विच कैन बी कंप्लीटेड बाय डूइंग एन सब वर्क, ठीक है। मतलब यहां से स्टार्ट होगा और यहां जाके खत्म हो रहा है यहां पे कहीं पे, ठीक है। लेकिन बीच में आपके पास वर्क 1 है, वर्क 2 है, वर्क 3 है, ठीक है। इस तरह से आपको दिया हुआ है, और ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास वर्क n है। n वर्क्स आपको छोटे छोटे करने पड़ेंगे, तभी आप स्टार्ट से एंड तक पहुंच सकते हो। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका एंड पॉइंट था। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि अगर सारे वर्क्स आपको करने हैं तो इसका निकाल लो। लेट अस सपोज कि सर ये n1 वेज में होगा, ये n2 वेज में होगा, ये n3 वेज में होगा, और ये लास्ट वाला जो है n वेज में होगा। अगर ऐसा है सर, तो आप क्या कीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जितने भी आपके पास यहाँ पे बीच में होंगे सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेज। क्या मेरी बात समझ गए, ठीक है। तो अगर जनरलाइज डेफिनेशन चाहिए तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि बस स्टार्ट से एंड पॉइंट पे देख लो बीच में कितने काम है और कर दो इसको, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी हो, कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, कि आपको मीनिंग भी होना चाहिए, नहीं भी मीनिंग चलेगा तो चलेगा हमारे पास, लेकिन 4 लेटर का वर्ड आपको निकालना है, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ईयर। ईयर जो आपके पास ये वर्ड है, इसके जो लेटर्स है ना, वाई है, ई है, ए है और आर है, इसके हेल्प से आप मुझे 4 लेटर का वर्ड बता के बताइए। ये 4 लेटर का वर्ड आपको फ्रेम करना है, चाहे वो मीनिंगफुल हो या नॉन मीनिंगफुल हो, हमें इससे मतलब नहीं है। जहां पे आपको एक कंडीशन दी गई है कि रेपिटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करना है लेटर को, ठीक है। तो आइए हमारे पास ये जो वर्क आपको बनाना है, ये वर्क हमारे पास क्या है सर, कि 4 लेटर को फिल करना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर यहाँ पे ना 4 छोटे छोटे वर्क होंगे, इस वाले पोजीशन को फिल करना, मान लेते हैं ये W1 वर्क है, ये वाला वर्क पोजीशन को फिल करना, दैट इज वर्क नंबर 2, ये वर्क नंबर 3, एंड लास्ट वाला जब ये होगा तो वर्क नंबर 4 हो जाएगा, और हमारा स्टार्ट हो जाए जो था वर्क, वो स्टार्ट हुआ था यहां से, एंड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सोच कैसे सकते हैं यहाँ पे। कि पहला वर्क है, मान लो कि सर मैं पहले लेटर को रखना चाहता हूं, आ जाओ।
पहले लेटर को जब आप यहां पे रखना चाहते हो तो कौन सा आ सकता है? रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, हर एक लेटर को एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो एक उठा सकते हो, ये इसको उठा सकते हो, इसको उठा सकते हो, इसको तो चार तरीके हैं आपके पास, तो चार आपने लिख दिया यहां पे, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई इसमें से एक उठा लिया होगा ना, वाई को आपने उठा लिया फॉर एग्जाम्पल, जो यहां पे चला गया, क्योंकि रिपीट तो नहीं कर सकता, फिर से वाई तो यूज नहीं कर सकते, तो वाई आपका चला गया। मान लो वो वाई की जगह आप ई भी रख सकते हो, ए भी रख सकते हो, आर भी रख सकते हो, देखा जाएगा। जब आप सेकंड वर्ड पे आए कि सेकंड लेटर सर मुझे आप सेकंड वर्ड पे आए, जब आपको सेकंड लेटर पिक करना है तब आप क्या करोगे? तो यहां तो तीन ही बचे हुए हैं, तो तीन में से कोई भी एक आ सकता है, तो आप यहां पे कितने तरीके से कर सकते हो? तीन तरीके से कर सकते हो। उसके बाद आप आए थर्ड वाले वर्ग के ऊपर, जहां पे आपको देखना है कि सर मेरे पास तो अब मान लो कि ए यूज कर लिया था हमने, तो दो ही लेटर बचे हुए हैं, तो उसमें से एक आएगा, तो दो तरीके हैं आपके पास। और लास्ट वाले के लिए क्या है? एक यूज हो गया होगा, मान लो कि आर यूज हो गया, तो एक ही बचा होगा, तो एक ही तरीके से हो सकता है। मतलब सर स्टार्टिंग से एंड तक जाने में आपको अलग अलग ये जो चार वर्ग थे वो इतने इतने तरीके से हो सकते थे, लेकिन क्या आपको साथ में सारे करने हैं? हाँ सर साथ में करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सबको मल्टीप्लाई कर दो। सबको मल्टीप्लाई कर दिया सर, और यही हमारा क्या हो गया? 12 24 आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए? इस तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही कर लिया हमने। अच्छा, धीरे धीरे मैं और भी चीजें रिलेट करूंगा, ध्यान से सुनते जाओ। मान लो कि सर यहां पे तो आपको बोला था ना कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर आपको बोला होता कि रिपीटेशन अलाउड है, फॉर एग्जाम्पल रिपीटेशन हमारे पास अलाउड है कि आप एक लेटर को बार बार यूज कर सकते हो, तब भी हम क्या करेंगे? सर हमारे पास चार पोजीशन है फिल करने को, ये चार पोजीशन फिल करना है, यहां पे काम स्टार्ट हो रहा है, यहां पे काम एंड हो रहा है, ठीक है। कितने सब वर्क हैं? तो सब वर्क नंबर 1, वर्क नंबर 2, वर्क नंबर 3 एंड दिस इज योर वर्क नंबर 4। नाउ कम टू वर्क नंबर 1। ये कितने तरीके से कर सकते हैं सर? चार तरीके से, कोई भी लेटर आ सकता है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, उम्दा। जब आप सेकंड वाले लेटर पे आओगे तब आप मुझे बताइए कि कितने तरीके से आ सकता है? सर जो आ गया है ना यहाँ पे ऑलरेडी, वो भी इस बार आ सकता है। मतलब अभी भी आपके पास चार ही तरीके हैं, चार में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। जो आपने एक बार यूज किया होगा पहले प्लेस में, वो भी आ सकता है। थर्ड वाले में भी वही होगा ना सर? यस। फोर्थ वाले में भी सर वही होगा। फिर तो इसका मतलब सर अगर स्टार्ट से एंड पे चलना है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। यस सर, मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर देखिए ये आ गया। इतने लेटर बनेंगे, समझे? तो इस तरह से आपको काम करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे आपको इस तरह के क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। आइए इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। लेट अस सपोज यू हैव 6 चेयर, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4, चेयर नंबर 5 एंड दिस इज चेयर नंबर 6, ठीक है। एंड यू हैव 6 पर्सन्स। अब ये पर्सन्स जो है ये डिफरेंट है, डेफिनेटली आपको कहीं भी रिपीटेशन नहीं होगा। एक बार जैसे अभी हमने रिपीटेशन अलाउड में क्या किया कि अगर एक बार y यूज कर लिया है तो सेकंड प्लेस पे भी y यूज कर सकते हैं। क्या यहां ऐसा होगा कि अगर मान लो पर्सन P1 है आपके पास, लेट अस सपोज दीज आर द 6 पर्सन, P1, P2, P3, P4। समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 पर्सन है आपके। अब इसमें रिपीटेशन अलाउड हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई एक पर्सन यहां आके मान लो चेयर नंबर 1 पे बैठ गया है तो यहां पे वो अवेलेबल होगा ही नहीं दूसरे चेयर के लिए। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि उसका सर भूत खड़ा हुआ है, नहीं ना, वो पर्सन उठ के यहाँ पे आ चुका है, साक्षात बैठ गया वहां पे। अब यहाँ पे खाली हो गई, यहाँ पे वहां पे 5 ही पर्सन बचेंगे, तो यहाँ रिपीटेशन का केस ही नहीं होगा। समझ गए? तो लिखने की भी जरूरत नहीं है एग्जामिनर को, तो आपको खुद समझना पड़ेगा ये चीज। अच्छा, तो आ जाओ, इस बार भी आपको फिल करना है कि कितने तरीके से कर सकते हैं। तो सर स्टार्ट यहां से कर लेते हैं, एंड यहाँ पे होगा, और ये 6 स्मॉल स्मॉल वर्क है जहां पे आपको 6 चेयर को फिल करना है। आ जाइए, पहले चेयर पे मैं जब चला तो आपके पास 6 चॉइसेस थे कि कोई भी आके यहाँ पे बैठ सकता है, तो 6 तरीके से कोई भी एक पर्सन को चूज करके बैठा दिया हमने। मान लो कि P4 आप इस चेयर पे आके बैठ गए, एक पर्सन वहां पे कम हो गया। जब मैं सेकंड चेयर पे आया तो मेरे पास 5 चॉइसेस थे, उसमें से किसी एक को उठा सकता था। मान लो कि इस बार सर P2 आके बैठ गया सेकंड चेयर पे, कोई दूसरा भी हो सकता है, बस मैं समझाने के लिए मान लो। देन थर्ड वाले पे आए तो आपके पास 4 चॉइसेस बचे। देन चौथे नंबर पे आए तो 3 चॉइसेस बचेंगे, है ना, क्योंकि एक एक पर्सन कम होता जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पे 2 तरीके, और लास्ट में फिर आपके पास एक ही तरीके बचेगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो ये हो गया। तो आपने इंडिविजुअल तो वर्क का निकाल लिया कि कितने कितने तरीके से हो रहा था। अब आपको स्टार्ट से एंड तक पहुंचना है, तो हाउ मेनी वेज विल बी रिक्वायर्ड? तो सर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब इसको आंसर मार्क कर लो, हो जाएगा आपका काम। तो 30, ठीक है, 120 और 6, 720 विल बी द करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे एक चीज कि जब भी रेपिटेशन अलाउड नहीं था ना, यहाँ पे जैसे नहीं था, तो आपके पास देखो नंबर ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो इस तरह से मतलब ना जब हम काउंटिंग करते हैं तो बहुत बार जो मैथमेटिशियन थे उनको ये नंबर्स दिखे कि रिपीट होता है। तो मतलब वो सिंपल चीजें अगर करना चाह रहे हैं तो यहां तो सर बहुत बार लिखना पड़ गया।
1 2 3 4 ऐसे करके क्यों मैं बार बार लिखूं, तो उन्होंने बोला कि इस चीज को ना हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे, इस चीज को हम कहेंगे फैक्टोरियल। सर ये दिस इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल, जिससे कि मेरे को इतना पूरा लंबा ना लिखना पड़े, बस क्या कह देंगे 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि 6 से स्टार्ट करो, फिर एक कम करो 5, फिर 4 लिखो, फिर 3 लिखो, जब तक आपका 1 नहीं आ जाता तब तक लिखते चलो। लिख दिया हमने, ठीक है। जैसे कि काम, अरे सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो आप, कम टाइम लगाना चाह रहे हो, तो इसको लिख के भी क्यों ज्यादा टाइम लगाएं, एक नोटेशन बना लेते हैं। तो उन्होंने एक नोटेशन बना लिया जिसको हम क्या कहते हैं, ये जो ये है इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। अच्छा, अगर आपको 8 फैक्टोरियल निकालना हुआ सर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ। 8 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, हाँ, बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया। अब उन्होंने क्या किया, इसमें से ना फिर कुछ कुछ चीजें और बताने लग गए। इसमें भी कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जैसे अगर मैं n फैक्टोरियल का भी फॉर्मूला बता दूंगा, n फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे, लेकिन एक चीज यहीं से देखने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बड़ा फैक्टोरियल है ना सर, उसको मैं छोटे फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख सकता हूं। जैसे मान लो कि सर मैं 8 फैक्टोरियल का ना मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि ये यहां से यहां तक क्या है 7 फैक्टोरियल है। तो उसने बोला कि हाँ लिख सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। हाँ सर, किया जा सकता है। अच्छा सर, मुझे 7 फैक्टोरियल नहीं लिखना है, मुझे 5 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखना है। आ जाओ, तो यहां से यहां तक लिखना है आपको, ये तीनों लिख लो आप, 8 इंटू 7 इंटू 6, और यहां पे आके आप 5 फैक्टोरियल लिख दो, ये भी चलेगा। नहीं सर, मुझे 6 फैक्टोरियल पे लिखना है, तो कोई बात नहीं, आ जाओ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी आपके पास कोई बड़ा फैक्टोरियल है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कब काम आएगा, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा इसका, ठीक है। सिंप्लीफाइंग वाले क्वेश्चन आते हैं, फैक्टोरियल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एन वगैरह निकालना पड़ेगा, अभी दिखाएंगे आपको। तो ये चीज हम समझ गए। अगर ऐसी चीज है तो एन फैक्टोरियल की थोड़ी बात कर लेते हैं, और अभी मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये फैक्टोरियल जो है ना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस ये उन्होंने जो 6 फैक्टोरियल लिख दिया ना ईज ऑफ लाइक राइटिंग के लिए, वो तो किया ही है, बट इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है कि एन फैक्टोरियल क्या बताता है, या 6 फैक्टोरियल क्या बता रहा है, या 2 फैक्टोरियल क्या बता रहा है, 1 फैक्टोरियल क्या बता रहा है, एंड सो ऑन। तो अगर मैं एन फैक्टोरियल लिखना चाहूं सर, तो अच्छा आप ऐसे एन लिख लो, फिर एक कम करो, एक कम कर दिया, फिर एक और कम करो, तो माइनस, दिख रहा है ना, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, तो इससे एक -1 किया n-1, एक और माइनस किया n-2, ऐसे ही करते करते चाहे कुछ भी हो, आप हर केस में क्या देखोगे, लास्ट में 3 आएगा, देन 2 आएगा और 1 आएगा। अच्छा, तो सर इसका मतलब है कि आप इस n फैक्टोरियल को ऐसे भी तो लिख सकते हो कि मान लो यहां से यहां तक का फैक्टोरियल लिखना चाहता हूं, n को अकेला रख दिया, n-1 फैक्टोरियल। हाँ सर, आप लिख सकते हो। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं सर, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। हाँ सब लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक भी ये क्या है, फैक्टोरियल है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं जो यहां पे मैंने आपको नंबर के रेस्पेक्ट में बताया। तो यहां से लेट अस कंसीडर दिस थिंग कि n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, एक चीज यहां पे प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि n जो है ना, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस की अभी बात करेंगे हम लोग, तो आपको समझ आएगा कि व्हाई वी डोंट टेक फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स। n जो है वो हमेशा क्या होगा, जब भी फैक्टोरियल निकालते हो तो फैक्टोरियल या तो 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, फ्रैक्शनल वगैरह भी नहीं होता। ठीक है, इंटीजर ही होगा ये आपका, पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, तो सर अगर ऐसा है तो लेट अस कंसीडर n को 1 ले लेते हैं एक बार, और इस इक्वेशन को देखो, अगर मैं n को 1 ले लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 1 फैक्टोरियल, and that is equal to 1 into 1 minus 1 which is 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, और इस 1 को नीचे लेके आओगे तो 1 ही आएगा, मतलब यहां से क्या निकल के आ रहा है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फैक्टोरियल। जो हमने फैक्टोरियल पढ़ा वो फिजिकली क्या इंटरप्रेट होता है उससे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 6 पर्सन का, 6 पर्सन है सर हमारे पास, और 6 चेयर्स हैं आपके पास। ठीक है, तो अगर 6 पर्सन को 6 चेयर पे बैठाना है, मतलब 6 प्लेसेस हैं आपके पास, और नंबर ऑफ पर्सन भी सेम है। ठीक है, तो वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, और ये सारे डिफरेंट लोग थे, है ना, डिफरेंट पर्सन थे, आप इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, सब अलग अलग थे, है ना। तो अगर आपके पास 6 अलग अलग चीजें हैं और 6 प्लेसेस हैं, उनमें अगर आप उनको बैठाना चाहते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 6 फैक्टोरियल आ जाता है। ठीक है, तो सेम चीज अगर मैं 8 पर्सन के लिए बोलूं कि 8 पर्सन हो आपके पास, ठीक है, और 8 चेयर है, और सारे पर्सन क्या है, अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल। जब ईयर वाला एग्जांपल बताया था, ये जब बताया था मैंने, और आपको 4 लेटर वर्ड बनाने थे,
ठीक है, 4 लेटर वर्ड बनाने थे डिस्टिंक्ट। सेम जब रिपीटेशन अलाउड थी तो आंसर अलग आ रहा था, लेकिन जब भी आपको डिस्टिंक्ट लेके चलना था, रिपीटेशन अलाउड नहीं था, तो आपने देखा कि मेरे पास 4 यहाँ पे लेटर्स थे और 4 प्लेसेस भी हैं, तो इसको हमारे पास आंसर कितना आ गया था 4 फैक्टोरियल। तो इन सारे एग्जाम्पल की हेल्प से क्या हम ये चीज नहीं कह सकते सर कि n फैक्टोरियल, इसका मतलब सर कि n फैक्टोरियल हमें क्या बताएगा कि अगर मेरे पास n पर्सन है और अलग अलग पर्सन है और n प्लेसेस हैं, तो इन n पर्सन को n प्लेसेस पे कितने तरीके से रख दें, वही हमें n फैक्टोरियल बताएगा। क्या ये सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ आएगा? 6 पर्सन थे, 6 चेयर थे, 6 फैक्टोरियल आया, तो n पर्सन n चेयर होंगे तो n फैक्टोरियल आएगा। इसीलिए फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन किया जाता है, इंटरप्रेट कैसे किया जाता है कि n फैक्टोरियल इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स। यहां पे है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोज शुड बी डिस्टिंक्ट, अलग अलग चीजें, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट अगर आप नहीं रखोगे तो गलत होता है। n डिस्टिंक्ट चीजों को अरेंज करने में जितने भी तरीके बनेंगे वही आपको n फैक्टोरियल बताता है। समझ गए? एग्जाम्पल के हेल्प से एसोसिएट करवाया है डेफिनेशन इसका, और इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं आपको परमुटेशन बताऊंगा इसी डेफिनेशन के हेल्प से। तो n फैक्टोरियल सर n चीजें हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उनको अरेंज करने के लिए जितने भी तरीके आपके होंगे वो होंगे, और n चीजों को अगर आप एक साथ अरेंज करना चाहते हो तो n प्लेसेस लगेंगे ना। तो ये अगर हम नहीं भी बोलते हैं कि n प्लेसेस है, ये कह दें अगर कि सर n चीजों को अरेंज करने के लिए जितने भी तरीके लगेंगे वो आपके n फैक्टोरियल है, तो ये अंडरस्टूड है कि n चीजों को अरेंज करने के लिए n प्लेसेस ही लगेंगे। तो प्लेसेस नहीं भी मेंशन करोगे तो चल जाता है। अच्छा, तो आ जाइए अब हम जीरो फैक्टोरियल और नेगेटिव फैक्टोरियल की जब हम बात कर रहे थे ना कि सर नेगेटिव फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है, जीरो फैक्टोरियल डिफाइन होता है। अभी मैंने कहा आपको कि जीरो फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो जीरो फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो फैक्टोरियल? 6 फैक्टोरियल का मतलब है कि 6 पर्सन 6 प्लेसेस पे। जीरो फैक्टोरियल का मतलब है कि 0 पर्सन 0 प्लेसेस पे, मतलब कोई भी पर्सन नहीं है, कोई भी प्लेस नहीं है। तो कितने तरीके से कर सकते हो, कोई आए नहीं वहां पे बैठने के लिए, ना कोई पर्सन था ना कोई सीट थी हमारे पास, तो कितने तरीके से हो सकता है? ब्लैंक रहेगी, खाली जगह दिखेगी ना हमें, वो भी दिखेगी ना मुझे, एक तरीके से दिखेगी। आंसर क्या है? तो दिस इज हाउ जीरो फैक्टोरियल इज डिफाइंड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन वही अगर मैं नेगेटिव 2 की बात करता हूं, जैसे मान लो कि नेगेटिव 2 फैक्टोरियल की या फिर 7/2 फैक्टोरियल की, तो ये सब डिफाइन नहीं होता है, ये सब कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव 2 का मतलब क्या है कि -2% कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? ठीक है, तो हमेशा जब भी आपको फैक्टोरियल के डेफिनेशन बोलने लग जाओ तो रिमेंबर दिस पर्सन का डेफिनेशन कि आपके पास इतने पर्सन है, उनको सभी को बैठाना है। अब फैक्टोरियल क्या कर रहा है, सारे के सारे पर्सन को बैठा देता है जबरदस्ती, भाई बैठना ही पड़ेगा तुझे, मैं फैक्टोरियल हूं। परमुटेशन क्या बोलता है, मैं आपको आजादी देता हूं कि आपको कितने पर्सन रखने हैं। 6 पर्सन है, 4 ही चेयर है, तब कैसे करोगे? परमुटेशन ये भी कहता है कि मैं आपको सारे के सारे पर्सन को भी बैठाना है तो वो भी बैठा सकता हूं, लेकिन अगर आपको छोटे छोटे लाइक पार्ट्स में भी बैठाना है कि 6 पर्सन है, 4 ही चेयर है या 3 ही चेयर है, तो उस पर किस तरह से बैठाऊंगे ना, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, अब वो अगर हम परमुटेशन नहीं भी सीखे ना तब भी आप इस चीज को कर सकते हैं, बस आपको मैं समझा रहा हूं, देखो समझने की कोशिश करना। मैं क्या ये कर सकता हूं, देखो कि एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हेल्प से ही, क्योंकि फैक्टोरियल भी वहीं से आया है। मान लेते हैं कि मेरे पास 6 पर्सन है, ठीक है, इस चीज को समझना और परमुटेशन डेफिनेशन पे हम आ जाएंगे तुरंत। 4 चेयर हैं इस बार मेरे पास, तो सर चेयर नंबर 1 है, चेयर नंबर 2 है, चेयर नंबर 3 है और चेयर नंबर 4 है। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये पढ़ा के ना, आई होप आप लोगों को भी इतना इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। इंटरेस्ट से कोई चीज पढ़ोगे ना तो मजा भी आएगा। ये स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड होगा हमारा प्रोसेस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऐसा कहता है। तो आ जाओ, इस 6 पर्सन में से P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है एंड P6 है। ये 6 पर्सन है आपके पास, पहले चेयर को पे बैठाना है, दैट इज सबवर्क नंबर 1। कितने तरीके से हो सकता है सर, इसमें 6 पर्सन में से कोई भी उठ के आ सकता है। ठीक है सर, एक पर्सन मान लो ये यूज हो गया, P3 आके यहाँ पे बैठ गया। अब जब मैं चेयर नंबर 2 पे आया तो कितने तरीके से सर, तो यहाँ पे 5 तरीके से होगा, यहाँ पे 4 तरीके से होगा, यहाँ पे 3 तरीके से होगा। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा सर, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ कर दिया सर, तो आंसर क्या आ गया 6 × 5 × 4 × 3। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है मैजिक, देखना। अभी तक हमें क्या मजा आ रहा था, फैक्टोरियल में बहुत मजा आ रहा था कि सारे के लोगों को अगर बैठा देना तो मजा ही आ जाता है, लेकिन इस बार तो हमारा आंसर ये आ रहा है। क्या इसको हम फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख सकते हैं? तो देखो ना, हमारे पास आंसर ये आ रहा है ना, मैं इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन करता हूं। मैथमेटिशियंस आर मास्टर मैनिपुलेटर्स, वो चाहते हैं चीजों को सिंप्लीफाई करें और जो नोन चीजें हैं ना उसमें कन्वर्ट कर लें, कभी भी अलग चीजें वो करना ही नहीं चाहते। उन्होंने क्या किया, इसको फैक्टोरियल अगर बनाना है ना सर, तो 6 5 4 3 2 और 1 मिसिंग है सर, 2 और 1 मिसिंग है, तो सर आ जाओ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और 1 से।
किसको पता चलेगा? एक नीचे डिवाइड भी कर देते हैं 2 और 1 से, कर सकते हैं ना ऐसा। अच्छा, तो अब देखो ये क्या बन गया सर, ऊपर बन गया 6 फैक्टोरियल, ऊपर बन गया 6 फैक्टोरियल और नीचे क्या बन गया 2 फैक्टोरियल, राइट। अच्छा, इसी 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल का आई होप मैं अपने ऊपर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है अभी। तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल को थोड़ा देखो, हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 चेयर थे, ठीक है, और 6 पर्सन थे, ठीक है। तो ये जो 6 है ना, ये तो मुझे यहां डिस्प्ले हो रहा है 6 फैक्टोरियल में, ऊपर तो दिख रहा है। अब ये 2 कैसे आया वो सोचने की बस जरूरत है। तो 2 कैसे आया सर, 4 प्लेसेस थे, 6 पर्सन थे, तो 2 का गैप बचा ना, 6 माइनस 4 2, मतलब ये 2 कैसे ला सकता हूं, कैसे सोच सकता हूं सर, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर मुझे सारे पर्सन को यूज नहीं करना है तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। मान लो कि अगर 8 पर्सन है आपके पास, ठीक है, और यही लॉजिक यूज करना हो, 8 पर्सन है और 5 चेयर्स हैं और आपको तरीका निकालना है, तो क्या करोगे, डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल लिख दो ऊपर, नीचे क्या कर दो 8 माइनस 5, दैट इज 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होगा, नीचे 3 फैक्टोरियल लिख दो, ये आपका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी से निकल के आया परमुटेशन। परमुटेशन क्या करता है, परमुटेशन और अरेंजमेंट वर्ड जो है ना, आप देखोगे बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज होता है, दोनों एक दूसरे को मतलब एक ही मीनिंग होता है, एक तरह से कह सकते हो। लेकिन परमुटेशन में हम क्या करते हैं कि अगर आपको सारे लोगों को यूज नहीं करना है, सारे पर्सन को यूज नहीं करना है, या सारी चीजों को अगर एक साथ यूज नहीं करना है, अगर कम ही चीजों को यूज करना है, तो वो भी आपको बता देता है। और इसी चीज को कि अगर आपके पास मान लीजिए 6 पर्सन है और 4 चेयर है, इसको कितने तरीके से अरेंज करना है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस दिस, और इसी को, इस फॉर्मूले को हम क्या लिखेंगे, 6p4। पढ़ेंगे कैसे, कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 पीपल टेकिंग 4 एट अ टाइम, कि 6 लोगों थे आपके पास, लेकिन 6 लोगों में से 4 लोगों को ही एक बार में अरेंज करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं, और यहां से परमुटेशन का डेफिनेशन बन गया, समझ गए। तो मैथमेटिशियन ने इस तरह से आपका एसोसिएट किया है, एक एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप अच्छे से फैक्टोरियल समझ गए, फैक्टोरियल से पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ गए, तो उससे फैक्टोरियल समझ जाओगे, फैक्टोरियल क्लियर हो गया तो आप परमुटेशन समझ जाओगे, परमुटेशन समझ जाओगे तो फिर कॉम्बिनेशन भी समझ जाओगे, और फिर एक बार अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ना, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं, मे भी आप लोगों ने कभी इस तरह से इसको देखा नहीं है, इसलिए आपको डिफिकल्ट लगता है, मुझे बहुत सिंपल लगता है। लगे हाथ एक क्वेश्चन लगा लेते हैं जिससे कि और अच्छे से आइडिया लग जाए। कि आपको बोला गया कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, कि 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स हैं आपको, इनको यूज करके कितने 4 डिजिट वाले नंबर बना सकते हो इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आ जाइए, ये आपके पास डिजिट्स हैं जो यूज कर सकते हो आप, 6 7 8 एंड 9, इसमें से 4 डिजिट के नंबर बनाने, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सर क्वेश्चन इस तरह का है, 9 पर्सन है, 4 चेयर है, कितने तरीके से होंगे, 9p4, एंड 9p4 क्या होता है फॉर्मूला सर, ऊपर होगा 9 फैक्टोरियल, नीचे होगा 5 फैक्टोरियल, दोनों को माइनस कर देते हैं, और इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा सर, 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू, सॉरी 7 भी तो लिखना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक लिख सकता हूं इसको, क्योंकि क्यों लिख रहा हूं ऐसा, नीचे 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इसको हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर। उसी चीज को अगर हम मान लो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर 1 जाएगा, नंबर 2 यहाँ पे जाएगा, नंबर 3 यहाँ पे जाएगा, नंबर 4 यहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ स्टार्ट होने वाला, ये सब लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए आपको मैं लिख रहा हूँ कि बार बार लिख दूंगा ना तो आपको याद रह जाएगा, मेरे को टाइम लग रहा है, मैं चलो उसको मान लूंगा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, बस जल्दी से समझ आ जाना चाहिए। तो पहले पे आ जाते हैं, पहले नंबर पे कितने तरीके से आ सकता है, रेपिटेशन तो अलाउड नहीं है, तो इसमें से कोई भी एक नंबर आएगा, 9 तरीके है, मान लो कि 7 को यूज कर लिया यहाँ, उसके बाद यहां सर 8 होगा, यहां 7 होगा, यहां 6 होगा, देख लो उससे भी सेम ही आंसर आ रहा है ना। तो इस तरह से आप करोगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ना ये कुछ नया चीज सीख रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है जो अलग अलग लाइक तरीके से ना परमुटेशन कभी बन जाता है, कभी आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है। हाँ जी, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, 8 9 टाइम्स इज 72 एंड 7 6 टाइम्स इज 42, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 2 लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 280 और 8 2880 प्लस 72 इंटू 2 करते हैं तो 144 आ जाता है, इसको ऐड करना है 900 3024, ये आपका आंसर हो गया।
एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, देखो हमने परमुटेशन आपको बताने के लिए बता दिया, लेकिन हम कभी यूज नहीं करेंगे। विल ट्राई टू यूज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जल्दी निकल के आ रहा है, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर ऐसे क्या क्यों करें इतना, जब हम डायरेक्टली ही कर सकते हैं, है ना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे, लेकिन हाँ परमुटेशन का भी अपना यूज है, क्योंकि कुछ तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पे परमुटेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बस उसका टर्म जो है उसको डिफाइन कर देता हूं कि परमुटेशन क्या होता है। तो सर एनपीआर लिखा जाता है ना। यहाँ एन लिख रहे हैं, यहाँ आर लिख रहे हैं और बीच में पी लिखते हैं। पी आपको क्या बता रहा है, परमुटेशन का पी है ये। और क्या है इसका इंटरप्रिटेशन, कि ये आपको बताता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अभी भी देखो क्या है, यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, टेकिंग आर एट ए टाइम, कि एक बार में आप कितने लोगों को ले रहे हो, तो आर लोगों को ले रहे हो, इसलिए आर नीचे लिखा जाता है। इसलिए हमने लिखा था कि 6 पीपल 4 चेयर, तो 6p4, ठीक है। 8 पीपल 5 चेयर, तो ये हो जाएगा इस तरह से। और इसका फॉर्मूला क्या है सर, तो 8 फैक्टोरियल ऊपर लिखते हो, नीचे क्या लिखते हो, माइनस करके लिख देते हो 3 फैक्टोरियल। लेकिन अभी फॉर्मूला कैसे आएगा उसके लिए मैं 8 - 5 लिख रहा हूं। तो बताइए एनपीआर का फॉर्मूला फिर क्या होगा, ऊपर n फैक्टोरियल लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, n - r लिखोगे, ठीक है। ये हो जाएगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि ज्यादा आपके पास चेयर हो जाए, पर्सन कम हो जाए, है ना। ज्यादा पर्सन में से क्या करोगे, कुछ चेयर पे बैठाने के लिए उनको लेके आओगे। तो n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। दोनों इक्वल भी हो सकता है, तब फैक्टोरियल बन जाता है। नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ चेयर सेम हो जाएंगे तो फैक्टोरियल की तरह हो जाएगा, है ना। जैसे npn, इसका आंसर क्या होगा, देखो n फैक्टोरियल ऊपर लिखोगे, n - n 0 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा सर n फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे वाला तो 1 ही होता है, वही चीज हो गई। अगर सारे पर्सन को लेके चलोगे तो वो फैक्टोरियल बन जाएगा आपका। तो इसलिए कॉन्सेप्ट सारे एसोसिएटेड है, आपको नाम अलग अलग दिया है, लेकिन अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट वही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वहां से फैक्टोरियल आया, फैक्टोरियल से परमुटेशन आया। ये फॉर्मूला आप बस थोड़ी देर के लिए ध्यान रख लेना, क्योंकि हम आगे आपको कभी क्वेश्चन में बताएंगे तो इसका यूज होगा। समझ गए आप लोग। अच्छा, अब मैं कुछ आपको वेरिएशन बताता हूं। ये तो क्या था, देखो सभी में ना डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट था। अलग अलग ऑब्जेक्ट को अगर आपको सबको अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल, कुछ को अरेंज करना है तो npr, या फिर लाइक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सर आइडेंटिकल आ जाए कि बीच में ना, जैसे मान लो कि अभी हमने ईयर किया था, YEAR, उसमें हर एक लेटर क्या था, अलग अलग था। लेकिन अगर ऐसे वर्ड आ जाए जैसे इलाहाबाद आ जाता है, उसमें बहुत सारे ए है, बहुत सारे एल है, जो कॉमन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह के केसेस में हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, वो आप सीखते हैं। देखिए ये जो केस मैं आपको कह रहा हूं, इसमें क्या होगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, नाम इलाहाबाद है जैसे, ठीक है। तो हमें बताना है नंबर ऑफ परमुटेशन। नाउ परमुटेशन को मैंने बोला है कि वो अरेंजमेंट पूछ रहा है कि कितने तरीके से हम लेटर्स ऑफ द वर्ड जो है इलाहाबाद उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि इस बार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट था तो आपको पता था कि एनपीआर लग जाता था, ठीक है, या फिर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा सकते थे। इसमें क्या है, आपको एक तरीका बताता हूं, उससे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी प्रूफ में नहीं जा रही क्योंकि प्रूफ बहुत लेंदी होगा, आपको प्रूफ जाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए इसको। पेड क्लास में आएगा तो मैं आपको प्रूफ भी बताऊं। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, काउंट करो कि कितने इसमें लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है सर। तो टोटल आंसर लिख रहा हूं, देखो टोटल वेज, ठीक है, या टोटल अरेंजमेंट, जो भी आपको लिखना है वो क्या होगा, जितने भी लेटर हैं आप पहले वो काउंट कर लें। काउंट कर लिया सर, 9 फैक्टोरियल लिख दिया, डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए कि कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो रिपीट कर रहे हैं और कितनी बार कर रहे हैं। जैसे अगर ए की बात करें तो ए कितना है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। तो सर ए 4 है हमारे पास, ठीक है। और कोई रिपीट करने वाला है, यस सर एल भी है, एल 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा एच एक ही बार है, बी एक ही बार है, डी एक ही बार, मतलब ये दोनों सर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जो जो जितनी बार रिपीट कर रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ए आपका 4 बार रिपीट कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय। एल भी आपका 2 बार कर रहा है तो इसको हमने यहां पे कर दिया, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में आता कैसे है, छोटे एग्जांपल लेके समझा सकता हूं, बट वो आपको प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रख लीजिए कि क्या करना है आपको, जब भी डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ रिपीटेड लेटर्स हैं आपके पास, तो जस्ट लाइक पहले तो टोटल निकालो कि कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं, वो आपने यहां पे लिख दिया। देन देखो कि एक एक लेटर को पकड़ो कि कौन रिपीट हो रहा है। जैसे ए रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 4, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। एल भी रिपीट हो रहा था, मान लो कि अगर बी भी रिपीट होता, बी 3 बार रिपीट होता, तो 3 फैक्टोरियल से एक बार और मुझे यहां पे डिवाइड करना होता, समझे। तो एक मैं जनरलाइज आपको बता देता हूं, इन जनरल एक समझ लो कि अगर आपके पास 1000 मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1000 आपके पास लेटर का कोई एक वर्ड है, ठीक है, 1000 लेटर का एक वर्ड है आपके पास, उसमें मैं क्या देख रहा हूं कि ए जो है वो 50 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। बी जो है
वो 60 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। z जो है वो आपका लाइक 353 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये 3 दिए हुए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंख बंद करके क्या करना है, पहले 1000 लेटर है इसके अंदर, तो ऊपर आप 1000 फैक्टोरियल लिख दोगे, नीचे क्या करोगे, ए 50 बार हो रहा है तो 50 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये 60 फैक्टोरियल। एग्जाम में ऐसे नंबर्स नहीं आएंगे, बस मैं अभी आपको समझाने के लिए दे रहा हूं कि आपको क्लैरिटी हो जाए। z कितनी बार रिपीट हो रहा है? 353। और जो रिपीट नहीं होते उसको नहीं लिखना होता है, क्योंकि सब एक ही बार है ना, तो आप लिखने का मतलब है कि आप लिख रहे हो 1 फैक्टोरियल, लेकिन 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है ना, तो आप b के लिए d के लिए नहीं लिखते हो, जो रिपीट हो रहा है बस उसी के लिए लिखते हैं हम लोग, समझ गए? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। मान लो कि यहाँ पे सर p भी रिपीट कर रहा था, लेट अस सपोज p जो सर 31 टाइम्स रिपीट कर रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ लिख देते हैं 31 टाइम्स रिपीट कर रहा है वो इस तरह से, ठीक है। तो जो जितनी बार रिपीट करेगा उसको नीचे में उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते जाएंगे। इस तरह से आपका कब आएगा? जब रिपीटेड लेटर्स आपको दिखेंगे, सारे अलग अलग होंगे तब तो आपको पता ही है, अगर रिपीटेड आएंगे तो ये करना है। ऑलराइट, परमुटेशन खत्म हो गया है। अब कुछ परमुटेशन के ना इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, जहां पे परमुटेशन की फॉर्मुलेस की बात होगी, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। जैसे देखिए ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यू हैव टू सॉल्व दिस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। इससे इक्वेशन वगैरह बनेंगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन जनरली बन जाता है। देखो फाइंड आर निकालना है, ठीक है, आर यहाँ पे निकालना है। तो आ जाओ, देखो ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा है, यहाँ पे ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले टर्म से, ठीक है, ऐसा है। तो 5 लिखेंगे इंटू 4 आर को क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा इधर क्या लिखेंगे, यहाँ 6 है हमारे पास मल्टीप्लाई में, यहाँ 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, देखो दिस माइनस दिस होता था, है ना, 5 माइनस आर माइनस 1 करना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस आर प्लस 1, मतलब 6 माइनस आर, 6 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब थोड़ा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, कि जो बड़े फैक्टोरियल होते हैं सर वो छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप देखो ये एक बड़ा फैक्टोरियल है, ये एक छोटा फैक्टोरियल है, तो मैं 5 फैक्टोरियल को क्या कर सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा यहाँ पे एज इट इज, और इधर वाली को क्या किया मैंने, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अच्छा एक चीज देखिए, इन दोनों में कौन सा बड़ा है सर, ये बड़ा है, क्योंकि इसमें 6 से माइनस हो रहा है, इसमें 4 से माइनस हो रहा है। इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, छोटे वाले में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, एक बार 6 माइनस आर को रहने देते हैं, एक कम कर दिया तो 5 माइनस आर हो जाएगा, है ना। एक कम कर रहे हैं कैसे, देखो 6 माइनस आर है, एक कम करोगे तो -1 करोगे ना, तो 5 माइनस आर हो जाएगा, और फिर से अगर एक कम कर देंगे तो वही आ जाएगा जो आपके पास एलएचएस में है, और इसको एज इट इज रहने देते हैं, जिससे कि कैंसिल हो जाए। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेनली 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, 5 से ये भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आया, देखो 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है, 6 माइनस आर 5 माइनस आर दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत सिंपल है ना। ये क्या होगा, 30 होगा, माइनस 5 आर माइनस 6, तो माइनस 11 आर प्लस आर स्क्वायर, माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, आर स्क्वायर हो गया ये, माइनस 11 आर हो गया ये, प्लस 24 हो गया इक्वल टू 0। तो क्या होगा आपका आंसर, आर की वैल्यू 8 और 3 आ जाएगी, हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, तो आई वांट यू टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। गणित पत्रिका में आपको इसको बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क आर अरेंज्ड इन अ रो। तो ये टोटल कितने हैं आपके पास, 9 डिस्क है, 9 डिस्क को आपको अरेंज करना है एक रो में। इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब जो सेम कलर वाले हैं ना, आप उसको मतलब ऐसे डिस्टिंक्ट नहीं बता सकते, मतलब रेड वाले में ऐसा नहीं लिखा कि रेड नंबर 1 रेड नंबर 2, जिससे कि आप अलग अलग उनको बता सको। मतलब ये कौन सा केस हो गया, जहां पे कुछ सेम चीजें हैं, जैसे डबल ए इलाहाबाद वाला क्वेश्चन जो था, ऐसे ध्यान रख लेना। तो इसमें टोटल क्या करोगे, क्या होगा टोटल वेज, सर 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने, 4 रेड है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, देन येलो 3 है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, एंड डिस्क ग्रीन वाले 2 हैं तो इससे कर लोगे। आ जाओ इसको सॉल्व करें, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आके रोक दिया इसको, और ये 4 फैक्टोरियल है नीचे, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ऐसा ही है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 98765 लिखा था, आ जाओ देखो 3 2 ये 6 को कैंसिल कर दिया, 2 से यहाँ पे कैंसिल कर दो, ये 4 हो गया, 36 और 35, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 18 और 70, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 70 और 56 और मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, दैट विल बी हाउ मच, 1260। इतने आपके तरीके हो जाएंगे।
समझ गए? तो एग्जाम में ना आपको मतलब हर तरीके से घुमा फिरा के देंगे, बट अगर आप लॉजिक ध्यान रखोगे जो मैंने आपको केसेस बताए हैं तो आप आराम से इसको करके जा सकते हो। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट। 8 लेटर के अरेंजमेंट आपको निकालने हैं दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। ठीक है, तो डॉटर को पहले लिखते हैं DAUGHTER। इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को। डॉटर वर्ड आपको दिया हुआ है, 8 लेटर का अरेंजमेंट है। कितने लेटर है इसमें? इसमें भी 8 लेटर ही है, मतलब सबको यूज करना है आपको। सो दैट कंडीशन दिया कि सो दैट ऑल द ववेल्स ऑकर टुगेदर। ववेल्स हमेशा साथ में होने चाहिए। हम ये भी करेंगे जब ववेल्स आपके नहीं होंगे साथ में। ठीक है, डू नॉट ऑकर टुगेदर, ये वाला भी निकाल के आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो आ जाओ केस 1 निकालते हैं जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, ववेल्स टुगेदर वाला। देखो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस टाइप है। ठीक है, एग्जाम में आपके भी आता है कि आपको टुगेदर बोल देंगे कि इन सबको ना साथ रख लो। तो आप ये देखो कि इस सारे जितने भी आपके पास लेटर्स है उसमें से ववेल कौन कौन से हैं। तो एक तो ए है, तो मैंने ए को मेंशन किया। देन यू है आपके पास, तो यू को मेंशन कर लिया। जी नहीं है, एच नहीं है, टी नहीं है, ई है। तो ये 3 ववेल है। इन तीनों को साथ रखना है ना, तो इसको बॉक्स में डाल दो पहले। इसको क्या करो, बॉक्स में डाल दो। और बॉक्स में डाल के इसको उसके ऊपर एक बड़ा सा नंबर लेटर लिख दो कि ये एक लेटर एलियन लेटर है। ठीक है, एलियन लेटर, कोई एक लेटर का नाम दे दो इसको, और ये एक सिंगल लेटर की तरह इसको सोचने की कोशिश करो। मतलब अगर मैं अब देखने की कोशिश करूं कि ये लेटर्स, डॉटर के जो लेटर है मेरे पास, वो कौन कौन से बचेंगे, तो डी बचेगा, एक ये एलियन लेटर बचेगा जिसमें तीनों के तीनों ववेल होंगे, 3 ववेल्स हैं इसके अंदर। देन जी आपके पास होगा, देन एच होगा आपके पास, टी होगा और आर होगा। यही लेटर बचेंगे, क्योंकि मैंने क्या किया है, जिनको भी साथ रखना था उनको डब्बे में बंद कर दिया है, जिससे कि वो साथ रहे, कभी भी बाहर ना जा सके, क्योंकि ववेल्स बहुत बदमाश होते हैं। तो ये जब हो गया, तो अब इसमें आप देखेंगे कि क्या नॉर्मल जो तरीका था कि अगर सारे लेटर्स को अरेंज करें तो कितने तरीके से करेंगे। कितने तरीके से करोगे? आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। इसको सिंगल ही मान रहे हैं क्योंकि सिंगल लेटर की तरह देख रहे हैं हम इसको। तो 6 लेटर हैं। क्या मेरे पास इसमें कुछ ऐसा है कि रिपीट हो रहा है? नहीं। रिपीटेड अगर होगा तो आपको पता है कि क्या करना है, जो भी रिपीट होगा वो 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। अगर मतलब 2 बार होता है, 3 बार होगा तो 3 फैक्टोरियल से एंड सो ऑन। तो सर रिपीट तो नहीं हो रहा, तो आंसर क्या होना चाहिए? 6 फैक्टोरियल तो लिख देना चाहिए हमें आंख बंद करके, क्योंकि इसमें क्या है, अगर यही 6 लेटर होते इसमें तो हमारे पास 6 फैक्टोरियल आंसर होता। लेकिन क्या है, डब्बे वाला जो बंदा है, डब्बे के अंदर जो आपके पास 3 ववेल्स हैं, वो भी तो आपस में अरेंज होंगे। तो और आपस में 3, ये इसको ववेल्स को अगर मैं पर्सन की तरह सोचूं कि 3 पर्सन है जो ववेल्स हैं, और वो अपने पोजीशन पे 3 पोजीशन पे अरेंज होना चाहिए। कितने तरीके से होंगे सर? तो सारे पर्सन सारे प्लेसेस, मतलब 3 पर्सन 3 प्लेसेस 3 फैक्टोरियल वेज, तो उनके लिए भी आपको यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम खत्म होगा ना। क्योंकि स्टार्ट क्या हुआ था, देखो काम स्टार्ट कब हुआ सर, इसको अरेंज करना था। लेकिन क्या आपने ववेल के अंदर वाला काम को अरेंज किया? नो, वो बचा हुआ था। इसलिए मैंने एक पहले सारे लेटर्स को किया, देन उसके बाद ववेल्स वाला काम जो था उसको भी किया, तब मेरा काम खत्म हुआ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, समझ गए? इस तरह से सोचने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया ववेल टुगेदर का, कि इतने वेज होंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मान लो कि सर दूसरा केस पूछता है कि ववेल टुगेदर नहीं होने चाहिए, ववेल्स टुगेदर नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? तब क्या करते हैं ना कि जो जितने भी केसेस में ववेल टुगेदर हैं उसको माइनस कर देंगे। किससे? टोटल वेज से। टोटल वेज से। टोटल वेज कितने होंगे कि अगर मैं सबको अरेंज करना चाहूं कि कितने तरीके से होंगे, विदाउट थिंकिंग की कोई कंडीशन है, ववेल साथ में होंगे नहीं होंगे, मतलब कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल वेज कितने होंगे सर? 8 लेटर है और सब अलग अलग हैं, तो कितने होंगे? 8 फैक्टोरियल, क्योंकि सबको यूज करना है आपको, है ना। 8 फैक्टोरियल टोटल वेज था, उसमें से वो सारे वेज मैनेज कर दिए हैं जहां पे ववेल टुगेदर थे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ववेल नॉट टुगेदर वाले केस आ जाएगा। समझ गए? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब भी आपको वो बोलता है कि इतने लेटर्स को ना, ये सारे लेटर्स को टुगेदर रखना है, तो उसको बॉक्स में डाल दो। बॉक्स को फिर आप एक काउंट करना, एक काउंट करना। तो मैंने बॉक्स को एक काउंट किया, और उसके बाद देखो कि कितने लेटर बचे सर? 6 बचे, तो उसके लिए लिख दो। लेकिन क्या आपका काम खत्म हुआ? क्योंकि काम तो स्टार्ट कर दिया था। ये एक पार्ट ऑफ द काम हुआ है, एक सब वर्क हुआ है, लेकिन ववेल जो है ना उसको भी अरेंज करना है। तो ववेल के अंदर बॉक्स को हमने देखा थोड़ा ध्यान के, अच्छा 3 ववेल है, मतलब 3 लोगों की तरह देख रहा हूं मैं इसको, कि 3 लोग हैं, 3 प्लेसेस में बैठना चाहते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में होगा, तो 3 फैक्टोरियल लिख दिया, आंसर आ गया। समझ गए? इस तरह से करोगे कभी भी आपको दिक्कत होगी ही नहीं कोई क्वेश्चन। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे। इसमें हमें बोला गया कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट। ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स बोला गया कि जितने भी अरेंजमेंट होंगे टोटल, उसमें से बताइए कि कितने ऐसे अरेंजमेंट है जिसमें पी से वर्ड आपका स्टार्ट होगा। डू ऑल द ववेल्स ऑकर टुगेदर, ववेल्स कितने तरीके से साथ आएंगे? ववेल नेवर ऑकर टुगेदर, ये बताओ। देन डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड आई से स्टार्ट हो और पी से खत्म हो, इतने
ऐसे कितने वर्ड होंगे ये बताने। तो अलग अलग केसेस मैंने ले लिए जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो। तो पहले तो मुझे ये बता दो आप कि टोटल वेज कितने होंगे। अगर मान लो ये कंडीशन मुझे नहीं देखनी थी, इसको अगर नहीं देखना था, उस केस में हमारे पास टोटल वेज निकलेंगे ना कि इंडिपेंडेंस के सारे वर्ड्स को अगर मैं अरेंज करना चाहता हूं तो कितने तरीके से होंगे। तो आ जाओ एक बार देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फैक्टोरियल तो लिखूंगा ही मैं, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं, केयरफुल हूं मैं, कि सर इसमें ना कुछ कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं। आ जाओ, आई रिपीट हो रहा है क्या? तो आई सर एक ही बार है, ठीक है। एन रिपीट हो रहा है क्या? तो एन सर 3 बार रिपीट हो रहा है, एन 3 बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, डी रिपीट हो रहा है क्या? 1 2 सर डी 2 बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, ई देखो 1 2 3 4 4 बार रिपीट हो रहा है ई आपका। पी एक ही बार है, ई को देख लिया था, एन देख लिया था, डी 2 बार हो चुका है, ई भी देख लिया था, सारे हो गए। मतलब यही रिपीट वाले थे, तो जो भी रिपीट वाले होंगे उनको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते थे इस तरह से। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर टोटल वेज मुझे पूछता बस कि इंडिपेंडेंस के सारे वर्ड्स को आप अरेंज करो, कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तो इतने बनेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपको क्या पूछा जा रहा है। वो पूछ रहा है आपको कि आप मुझे बताइए कि कितने अरेंजमेंट होंगे जहां पे जो वर्ड बनेगा ना उसमें स्टार्टिंग लेटर पी होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ, मेरे पास कितने लेटर हैं टोटल? तो सर 12 लेटर थे। अच्छा देखो, मैं क्या करता हूं ना, जो ये 12 लेटर होंगे, कितने होंगे? 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 3 3 6 3 9, यस 12। यहां पे मैं क्या रखना चाहता हूं? पी को रखना चाहता हूं। ये तो कंफर्म है ना इस बार कि जितने भी मैं आपके लेटर चाहता हूं उसमें पी को पहले प्लेस पे ही होना पड़ेगा। एंड हाउ मेनी पीज आर देयर? सब पी एक ही है। तो उस पी को मैं क्या करूंगा, उठा के यहां पे ला सकता हूं कि तुम भाई चलो पहले प्लेस पे बैठ जाओ। तो पी एक यूनिक है, यूनिक पी है, एक ही है, उसको मैं उठा के पहली पोजीशन पे रख रहा हूं। कितने तरीके से हो सकता है? एक ही तरीके से हो सकता है ना, कि मैं बोलूंगा कि भाई पी तू इधर आ जा, यहां बैठ जा। और किसी वर्ड के लिए मेरे पास चॉइसेस ही नहीं है, क्योंकि 2 पी है नहीं आपके पास, 3 पी है नहीं। अगर 2 पी भी होता तब भी क्या होता, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना कि कौन सा अलग पी है, दोनों तो दिखने में सेम ही होगा, तो एक ही तरीके होंगे। तो पी को मैंने क्या किया, इस यहां पे बैठा दिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की हेल्प से बैठाया। तो पी को पहली प्लेस में बैठाने के लिए कितना तरीका लगा? एक तरीका लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन बोला था वो तो मैंने मैच करवा दिया कि पी आपका पहला होना चाहिए। अब मुझे निकालना है कि इसके अलावा जो बाकी लेटर्स है उसको देखो कितने तरीके से, क्योंकि उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, क्या करेंगे सर, एक पी चला जा चुका है, मैं अब इसको किस तरह देख रहा हूं? 11 लेटर का एक वर्ड देख रहा हूं, 11 लेटर का एक वर्ड देख रहा हूं। तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा सर, कि देखो पहले तो पी को अरेंज किया, वो एक तरीके से हुआ। क्या मेरा काम स्टार्ट हुआ था, खत्म हुआ क्या? नहीं, क्योंकि अभी आपको बाकी 11 लेटर्स को भी अरेंज करना है। तो 11 लेटर्स को किस तरह से अरेंज करेंगे सर? तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उसमें सर एन 3 बार है, ठीक है, डी 2 बार है और ई 4 बार है। हो गया काम, समझ आया? कितना सिंपल था ना। तो ऐसे करके आप अगर काम को करोगे ना, और काम खत्म हो गया है, हो गया आंसर आपका। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 को देखें थोड़ा जरा, क्या दिया हुआ है। डू ऑल द ववेल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर, सारे ववेल्स को साथ रखना है। आ जाओ ववेल्स को देखते हैं कि ववेल्स कितने हैं हमारे पास। अगर इस बार रिपीटेड भी है, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था ना कि रिपीटेशन नहीं था, तो आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, इसलिए मैंने ये दिया कि आपको यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स वे में अगर आता है तो कर पाओ। ववेल्स को काउंट करते हैं। एक आई है आपके पास, ठीक है, 4 तो ई है आपके पास, ठीक है, आई हो गया, ई हो गया, देन और कोई है? और तो कोई नहीं है आपके पास, ठीक है। तो 5 ववेल है आपके पास, ठीक है सर। तो 5 ववेल को क्या करेंगे, एक बॉक्स में डाल देंगे, है ना, 5 ही है ना। आई तो आपके एन डी, ये ई है, पी है, हाँ 5 ही। तो इनको हमने क्या किया, एक बॉक्स में डाल दिया। तो अब जो मुझे लेटर्स दिखेंगे, मैं आपको बस लेटर दिखा रहा हूं कि कौन कौन से दिखेंगे। देखो एन दिखेगा कितनी बार? एन 3 बार दिखेगा, क्योंकि एन तो 3 है हमारे पास, है ना, ये ऑलरेडी दिखा था हमने। डी हमें दिखेगा 2 बार दिखेगा, क्योंकि डी 2 है। एक ये बॉक्स के अंदर 5 ववेल्स दिखेंगे, लेकिन वो सिंगल बॉक्स दिख रहा है तो सिंगल लेटर की तरह ट्रीट करूंगा मैं। कितने लेटर हो गए? 12 थे हमारे पास, तो 3 2 5 और ये 5, 10 तो हो चुके हैं। बचा कौन? एक सी है हमारे पास, ठीक है, और एन डी और एक पी है, हो गया 12 लेटर। तो ये 12 लेटर आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, जिसमें एन 3 बार है, डी 2 बार है, 5 लेटर जो है वो ववेल्स हैं, वो अंदर हमने डाले हुए हैं, जिसमें आपको पता है इसके अंदर भी 4 ईज है और एक आई है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, और एक सिंगल सी है और एक सिंगल पी है। मुझे अरेंज करना है। तो आज अब पहले तो हम क्या करते हैं ना, इस बॉक्स को एक मान के देखते हैं कि कितने तरीके होंगे। तो सर एक, ये देखो, ये 3 है और ये 2 5, ये एक 6, एक 7 और एक 8, 8 लेटर दिखेंगे मुझे, क्योंकि अभी ववेल तो मुझे एक लेटर दिख रहा है ना। एन 3 दिख रहे हैं मुझे बाहर बाहर, डी मुझे 2 दिख रहा है तो 5 हो गए, बॉक्स वाले को एक काउंट किया तो 6 हो गए, सी 7 और पी 8, तो 8 लेटर दिख रहे हैं सर, तो 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब इसी में
मैं बॉक्स के अंदर नहीं जा रहा हूं, ठीक है, मैं अभी इसी में देख रहा हूं कि क्या मेरे पास कोई रिपीटेड लेटर है। हाँ सर, एन रिपीट हो रहा है 3 बार और डी 2 बार हो गया। लेकिन क्या मेरा काम खत्म हुआ? नो सर, ववेल के अंदर के भी तो खोल के देखना है, उसमें भी तो अरेंजमेंट होगा। आ जाओ ववेल की बात करते हैं। ववेल को जब मैंने खोला तो उसमें मेरे को 5 लेटर दिखे। 5 लेटर को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता था? 5 फैक्टोरियल से किया जा सकता था। लेकिन क्या इसमें भी रिपीटेड है? हाँ सर, रिपीटेड तो है। 4 ई है आपके पास, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? बहुत सिंपल है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को अरेंज करना है। इसलिए मैं ना आपको एक धीरे धीरे ग्रेजुअली लेके आया हूं। पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सिखाया, क्योंकि वो जब आपको फंडामेंटल बेस क्लियर होगा ना, हर तरह के क्वेश्चन कर लोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें देखो, डू द ववेल नेवर ऑकर टुगेदर, कभी भी ववेल साथ में नहीं आएंगे। तो टोटल वेज निकाल रखा है, उसमें से ववेल ऑलवेज टुगेदर वाले को माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो ये कर लेंगे आप लोग, इसको मैं छोड़ देता हूं। फोर्थ वाला देखो क्या है। फोर्थ वाले में आपको क्या बोला गया कि डू द वर्ड बिगिन विथ आई एंड एंड विथ पी। पी से एंड होना चाहिए, मतलब देखो ये पहला वर्ड है, बीच में 10 होंगे, 10 लेटर आएंगे, क्योंकि 12 लेटर का वर्ड है और ये लास्ट लेटर है। दिस इज लास्ट और ये मेरा फर्स्ट है। ठीक है, आ जाओ सोचते हैं। देखो, लास्ट में आपको पी रखना है। पी मेरे पास कितना है? एक ही है सर, पी तो एक ही है, तो सर ये एक तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा, आई मेरे पास क्या है? एक ही है, तो वो भी एक तरीके से होगा। इन दोनों को मैंने एक तरीके से प्लेस कर दिया। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते हैं। पहले वाले को पहले पोजीशन पे रखने के लिए एक तरीका लगा, काम स्टार्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट कौन सा काम था सर? पी वाले को लास्ट में रखना था, पी अकेला था, मैंने उसको भी रख दिया एक तरीके से। अब बचा बीच के 10 लेटर। बीच के 10 लेटर में आप क्या करोगे सर? 10 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होगा। हाँ सर, होगा। आ जाओ। क्या एन 3 बार रिपीट हो रहा है? हाँ सर, 3 बार एन रिपीट हो रहा है। डी 2 बार है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, और ई 4 बार रिपीट हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि 10 लेटर बचा था ना, 10 लेटर पे हमने काम किया और हमारा आंसर आ गया। तो क्या आपको डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं। आ जाइए, आप कॉम्बिनेशन की दुनिया में चलते हैं। ये आपका हिंदी वाला क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन का। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद कॉम्बिनेशन। देखो, परमुटेशन से कॉम्बिनेशन को रिलेट करते हैं। जैसे फैक्टोरियल से हमने परमुटेशन को रिलेट किया था, परमुटेशन से कॉम्बिनेशन को रिलेट करते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो क्या था? अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में था, कि जब आपके पास क्या होता है कि कुछ पर्सन होते हैं, कुछ शेयर्स होते हैं, आपको अरेंज करना था, मतलब वो बैठेंगे कैसे अलग अलग। नाउ कॉम्बिनेशन इज अबाउट सिलेक्शन, कि आप अरेंजमेंट नहीं देखना चाहते कि किस तरह से वो बैठेंगे, आप बस ये करना चाहते हो कि सेलेक्ट करना चाहते हो। जैसे मान लो कि क्रिकेट का टीम है, आपके पास 30 प्लेयर है, उसमें से एक क्रिकेट की टीम 11 प्लेयर्स की आप चूज करना चाहते हो, कहीं पे बैठा नहीं रहे हो उसको। ठीक है, उस केस में कैसे होता है, क्या कैसे कॉम्बिनेशन निकल के आता है, परमुटेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास 4 फ्रेंड है, ABCD आपके 4 फ्रेंड्स हैं। आप क्या करना चाहते हो? 2 चेयर है आपके पास। ठीक है, मैं उस एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ कि 4 फ्रेंड्स हैं, 2 चेयर है, आप 2 चेयर पे उनको बैठाना चाहते हो, कोई भी 2 पेयर ऑफ फ्रेंड्स को। तो मान लीजिए कि आपने पहले चेयर के लिए ए को सिलेक्ट किया। पहले चेयर के लिए आपने क्या किया? ए को सिलेक्ट किया। यहाँ पे अगर पहले चेयर पे ए बैठेगा तो दूसरे चेयर पे कौन कौन बैठ सकता है सर? ए के साथ बी बैठ सकता है, या ए के साथ सी बैठ सकता है। ये पहला चेयर है और ये दूसरा चेयर है। ठीक है, सिमिलरली ए के साथ तीसरे में डी भी बैठ सकता है। मतलब ए अगर पहले चेयर में बैठेगा तो सेकंड चेयर में क्या है? 3 केसेस आ रहे हैं, मतलब यहां से 3 वेज आपको मिल गए। अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है। अच्छा, मान लीजिए पहले चेयर पे बी बैठता है, तो क्या हो सकता है? पहले चेयर पे बी बैठा, सेकंड चेयर पे ए बैठ सकता है, या तो सी बैठ सकता है या डी बैठ सकता है। तो यहां से भी 3 वेज आ गए। ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं ये लेता हूं कि पहले चेयर पे सी को बैठाना है, ठीक है, तो ये पहला चेयर था, ये दूसरा चेयर था, तो ए बी डी करके बैठेगा, क्योंकि सी एक ही पर्सन है ना, तो सी और सी नहीं बैठ सकेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर पहले में भी सी को बैठा दो, दूसरे में भी, क्योंकि सिंगल पर्सन है आपका। यहाँ पे भी 3 वेज आया। एंड सिमिलरली आई कैन सी कि अगर मैं डी को भी पहले चेयर में बैठाता हूं तो वो सेकंड चेयर में 3 तरीके से लोगों को बैठा सकते हैं, ए बी और सी को भी। यहाँ पे भी 3 वेज आ गए। तो जब भी हम अरेंजमेंट की बात करेंगे कि 4 लोग थे, 2 चेयर थे आपके पास, अरेंजमेंट करना है, तो क्या तरीका होता था? अभी मैंने आपको बताया था, 4p2 होता था। और 4p2 को कैलकुलेट कैसे करते थे? तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 मतलब 2 फैक्टोरियल होता था, इसको कैलकुलेट कर लो। तो दैट इज सर 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो सर 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, एंड यू गेट 12 वेज। और आप अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो आप देखिए आपके पास क्या हुआ, 12 आंसर आ रहे हैं। तो अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरेंजमेंट आप अच्छे से समझ चुके हो। नाउ सिलेक्शन की बात करनी है। मैं क्या करना चाह रहा हूं? सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन क्या करता है, क्योंकि कई बार जब आप प्रोबेबिलिटी में जाएंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे आपको पूछा जाता है कि 2 बैग है, ठीक है, 2 बैग में अलग, जैसे बैग 1 में कुछ रेड कलर इतने हैं, रेड कलर की बॉल 5 है, ग्रीन कलर की इस तरह से है। देन सेकंड बैग है, उसमें भी आपको व्हाइट कलर, रेड कलर, ब्लू कलर इस तरह से दिया हुआ है।
तो पहले तो आपको बोला जाएगा कि बैग नंबर 1 से बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपकी रेड कलर निकल के आए। तो पहले तो आपको बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि कौन से बैग की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी मैंने आपको बोल दिया कि बैग 1 से, वो आपको अगर नहीं बोलता तो पहले तो बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि कौन से बैग की बात कर रहा हूं मैं। और इसमें सिलेक्शन की बात होगी, आप अरेंज नहीं करवाने लग जाओगे कि बैग 1 को पहले बैठाएंगे बैग 2 को, नो, अरेंजमेंट की बात ही नहीं है, उसमें सिलेक्शन की बात है। तो इसीलिए सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरेंजमेंट तो हमने सिखा दिया आपको कि काउंटिंग कर करके कैसे आप अरेंजमेंट कर सकते हो, सिलेक्शन कैसे करेंगे वो आपको अभी बता रहा हूं। तो देखिए समझता है, 4 फ्रेंड थे, 2 अगर चेयर में आपको अरेंजमेंट करना था तो इस तरह से हो गया, लेकिन जब मैं सेलेक्ट करने की बात करूंगा तो देखो यहां से बहुत सारे केसेस कैंसिल हो जाएंगे। जब मैं ए और बी को सेलेक्ट कर रहा हूं, लेट मी चूज अ कलर, ये ग्रीन कलर से बता रहा हूं, देखो जब मैंने यहाँ पे ए और बी को चूज कर लिया है, ठीक है, तो कहीं पे भी बी और ए अगर मिलेगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि ए बी को चूज कर लिया ना, चूज कर लिया, तो मुझे पता चल गया ठीक है मेरे टीम में ए और बी है। अब इसको ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि मेरे टीम में बी और ए है, ये अलग टीम होगी, नो, दोनों क्योंकि सेम है। सिलेक्शन में क्या होगा, ए बी और बी को सेम ही मानेंगे, क्योंकि आपने जैसे मान लो कि 2 पर्सन को सेलेक्ट किया, आप ऐसे थोड़ी बोल रहे हो कि पहले मैंने ए को किया बी को अलग किया तो ये अलग अलग टीम बनेंगी, नहीं, 2 पर्सन को सेलेक्ट कर लिया, किसी भी ऑर्डर में आ जाए सिलेक्शन हो चुका है ना। सिमिलरली अगर आपको कहीं पे एसी दिखता है, एसी कहीं पे दिख रहा है तो सीए वाले को कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको कहीं पे एडी दिख रहा है तो डीए वाले को कैंसिल करना पड़ेगा सर। कहीं पे अगर सीबी दिख रहा है, जैसे यहाँ पे बीसी दिख रहा है, तो सीबी वाले को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर बीडी दिखता है तो डीबी को कैंसिल करना पड़ेगा, और अगर सीडी दिख रहा है तो डीसी वाले को कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब आप देख रहे हो कि जितने भी आपके पास पहले 12 वेज थे, जब मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन, आपको सिलेक्शन ही बताएगा सिंपल वे में, अभी आते हैं उस पर। सिलेक्शन जब मैं कर रहा हूं तो क्या हुआ, जो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज थे ना, अब देखो कौन कौन से बच गए, 1 2 3 4 5 6, 6 वेज आ गए आपके पास। तो क्या सर हाफ हो जाता है हमेशा, नो, ऐसे नहीं कि बस याद कर लेना कि सर हाफ हो गया, नो, आप ये देखो कि मुझे कितने चेयर मिले थे, कितने लोगों को सेलेक्ट करना था, 2 लोगों को सेलेक्ट करना था, 4 में से 2 लोगों को करना था। मतलब जो भी आपका आंसर आया है ना, उतने फैक्टोरियल से, मतलब जो आपके पास आंसर आया था उसको आपको क्या करना है, कितने लोगों को सेलेक्ट करना है, 2 लोगों को, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपका आंसर जो 12 था, इसको कितने लोगों को सेलेक्ट करना है सर, एक बार में 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 वेज आ जाएगा। तो ये होता है आपका सिलेक्शन में। सिलेक्शन में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ वेज आपके डिक्रीज हो जाएंगे, कि जैसे ही आप ए बी की बात करोगे तो बी ए को इग्नोर करना पड़ेगा। तो जब इस तरह से इग्नोर करते जाओगे ना, ये तो मैंने बस छोटा सा एग्जांपल लिया कि आपको क्लैरिटी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा लेंगे तो आपको सैंपल स्पेस बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कि आप ऐसे समझो कि पहले अरेंजमेंट हम लोग निकाल लेते हैं। अरेंजमेंट में क्या होगा, ए बी और बी को हम अलग अलग देखते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में वो दोनों सेम ही होंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, क्योंकि ए बी और बी ए को हम क्या मान के चल रहे हैं, बिकॉज ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, इसलिए ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। लेकिन जब मैं बैठाने की बात करूंगा, जब आप परमुटेशन की बात करते हैं तो ऑर्डर डू मैटर, उसमें ऑर्डर मैटर करेगा कि पहले चेयर पे कौन बैठा है, सेकंड चेयर पे, क्योंकि देखो ए और बी अगर आप देखोगे तो इस तरह से दिखेगा, फोटो अगर खींचना है उनका तो ए और बी इस तरह से दिखेगा, लेफ्ट में ए होगा राइट में बी होगा। और बी और ए को अगर देखोगे तो उस केस में आपको फोटो में क्या दिखेगा, बी लेफ्ट में दिखेगा, ए राइट में दिखेगा, तो फोटो में अलग अलग दिखेगा। तो अरेंजमेंट में आपको ये अलग अलग काम होंगे, लेकिन सिलेक्शन में क्या होगा, ऑर्डर का मैटर नहीं करता है, इसीलिए अरेंजमेंट जो आंसर आता है ना उससे बहुत कम आंसर आता है। तो सर कैसे आपको पता चलेगा कि कितना आंसर आता है, तो आप ये ध्यान रखिए, मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूं क्योंकि अभी बहुत सारे सैंपल लाइक स्पेसेस लेके मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जस्ट ये ध्यान रख लीजिए कि जितने भी आपको लोगों को सेलेक्ट करना है ना, आप अरेंजमेंट वाले आंसर को उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। आप अरेंजमेंट वाले आंसर को जो परमुटेशन के हेल्प से आता है, जैसे देखो परमुटेशन के हेल्प से आपने निकाला था कि ठीक है सर 4 आपके पास पर्सन है, 2 चेयर है, उस पर बैठाने के लिए कितने तरीके होते हैं, 4p2 होते हैं। इस आंसर को आप क्या करोगे, कितने हैं, 2 चेयर है, तो 2 पर्सन को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। अगर ये बात आपको क्लियर है तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो अगर n पीपल है और उसमें से r पीपल को आपको सेलेक्ट करना है, r पीपल को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो कितने तरीके से करोगे, वही तरीका कि सर पहले इनको अरेंज करवा देते हैं, अरेंज करवाने के लिए npr लगता है, और फिर क्या करेंगे, आंसर क्या होगा, क्योंकि हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, वी आर जस्ट लुकिंग एट द सिलेक्शन एंड नॉट द अरेंजमेंट पार्ट, हेंस वी हैव टू डिवाइड द आंसर बाय r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन ऑफ पीपल आउट फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप।
वो आपका ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर उसमें से कुछ लोगों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर ऑफ लोगों को सिलेक्ट करना है, आपको एनपीआर को उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको लिखा कैसे जाता है, एनसीआर लिखा जाता है कि एन लोगों में से आर लोगों को सिलेक्ट करना है। सी से एस, एस से सिलेक्शन होता है, लेकिन आप ऐसे ध्यान रख लीजिए सी इज ऑल्सो लाइक बोल सकते हैं ना होमोफोन है, सेम साउंड आता है, ठीक है, सी और एस का। तो सिलेक्शन अगर करना है तो हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे और उसको लिखा कैसे जाएगा, एनसीआर इक्वल टू एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। इसलिए आप बुक्स वगैरह में देखो कि फॉर्मूला क्या बनता है, एन फैक्टोरियल, क्योंकि एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और ये नीचे डिवाइड में है ना, तो वो भी आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ दिखता होगा, ये बनता है आपका आंसर। समझ गए, एनसीआर इस तरह से आ गया। तो अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको बेसिक, जिससे कि आपको समझ आया, ऐसे रटा ना हो, तो इसलिए मैं आपको ये पूरा बता दिया कि कैसे काम होता है। लेकिन एग्जाम के परस्पेक्टिव से अगर देखें तो यू विल जस्ट रिमेंबर दिस, एनसीआर विच मीन्स व्हाट, आउट ऑफ एन पीपल, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, आउट ऑफ एन पीपल you are selecting how many people, r people, r peoples को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कितने, क्या आंसर होगा सर, जनरली होता है npr डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, दिस इज बाय डेफिनेशन जो प्रोसेस है। लेकिन इसी को हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलता है हमें, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। npr का फॉर्मूला है, देखो ये npr का फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें आपको 1 बाय आर, क्योंकि ऊपर 1 है और ये नीचे ही है ना, 1 बाय आर फैक्टोरियल से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो एनपीआर को तो आपको एनसीआर मिल जाता है। इसीलिए आप कहते हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिलेटेड है, बस सिलेक्शन में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वेज जो है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल चीजों को आप क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करते। ये आर लिखा है मैंने, समझ गए। अच्छा, अब इस स्लाइड में मैं आपको कुछ फिर एग्जांपल लिखता हूं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऐसे अगर इतना लिख के करना पड़े हर बार, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 11c3 मुझे कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं कि 11 फैक्टोरियल होगा, देन 11 माइनस 3 8 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देयर इज अ इजियर वे ऑफ सॉल्विंग दिस, ठीक है, कि कैसे कर सकते हैं सर। आप देखो डिनोमिनेटर वाले को देखना, इस चीज को देखना, 3 को देखो कि 3 है ना, तो 11 के जब फैक्टोरियल आप लिख रहे हैं तो 11 में 3 टर्म लिखिए, एक एक करके कम करके, 11 लिखा, देन 10 लिखा, देन 9 लिखा। क्यों 3 लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे आपके पास 3 है, 3 लिख दिया, 3 टर्म लिख दिया, और नीचे आप 3 फैक्टोरियल को लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ गए। अगर आपको जैसे मान लीजिए 8c5 लिखना है, इसका भी और आसान तरीका है, बट फॉर नाउ समझो, अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना होता तो क्या करना होता, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये भी लेंदी है, इसका भी एक ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर जो है 8c3 के इक्वल होगा। इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते थे, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा आसान है। अब ये कैसे आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रॉपर्टीज जब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ समझो कि जब भी आपको कॉम्बिनेशन में सी वाला जो ये टर्म है ये निकालना होता है तो क्या करना होता है, जस्ट लुक एट दैट, जो नीचे आपको दिया 3 दिया हुआ है, तो नीचे 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ऊपर जब 11 के फैक्टोरियल में लिख रहे हो तो बस स्टार्टिंग के 3 टर्म लिख दो। एग्जाम में पूछा जाता है NC0 की वैल्यू बताइए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थोड़े से इसको देख लेते हैं। और एक है NCN और एक है NC1, इसको भी ध्यान रखते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर होगा हमेशा 1, इसका आंसर भी 1 होता है, और इसका आंसर होता है n, ये आप याद रख लीजिए। बस अभी प्रूव करके आपको बता देता हूँ कि NC, देखो यहाँ पे हम R को क्या कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं, जब मैं NC1 की बात कर रहा हूँ तो आंसर क्या होगा, देखो इस वाले फैक्टोरियल की, या फिर इसके अकॉर्डिंग अगर चले जो अभी मैंने आपको बताया कि नीचे क्या है 1, तो इसका एक ही टर्म आएगा और नीचे क्या होगा 1 फैक्टोरियल विच इज 1, तो n/1 मतलब n हो गया। अच्छा इसको क्या देखेंगे सर, NCN है, इसको कैसे निकाले, तो जैसे देखो NCN, तो R की वैल्यू क्या लेना चाह रहे हो आप, n बनाना चाह रहे हो, तो R को n ले लेते हैं, इस फॉर्मूले में R को n बना लेते हैं। आ जाओ, देखो n फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाय n, और r तो इक्वल है क्योंकि r को आप क्या कर रहे हो, इस बार n बना रहे हो, यहाँ पे नीचे n लिखा हुआ है, तो n माइनस r कितना होगा, 0 फैक्टोरियल विच इज 1 इंटू r फैक्टोरियल को n लिख सकते हैं क्योंकि r को n लिखा गया है, तो ये n फैक्टोरियल हो गया, ये दोनों कैंसिल होकर आपका आंसर कितना आ रहा है 1। तो जस्ट याद रख लीजिए कि अगर ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है और बीच में कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो आंसर 1 होगा। और NC 0 मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, n चीजों में से एक 0 चीजों को सिलेक्ट करना चाहते हो, n चीजों में से 0 चीजों को सिलेक्ट करना चाहते हो, कितने तरीके से होगा, नहीं सिलेक्ट करेंगे, एक ही तरीका। और इसको भी अगर आप सिग्निफिकेंस देखना चाहते हो कि सर NCM का मतलब क्या है कि आउट ऑफ n पीपल यू आर ट्राइंग टू सेलेक्ट ऑल, सबको सेलेक्ट करना चाहते हो, तो एक ही तरीके से कर सकते हो कि सब आ जाओ, समझ गए। अच्छा
तो इसको भी अगर देखना है तो आर की वैल्यू इस बार आप क्या करना चाह रहे हो, जीरो बनाना चाह रहे हो, ठीक है। आर क्या है, जीरो है इस बार हमारे पास। तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आर को जीरो पुट कर दो, देखो क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर जीरो है तो ये भी एन फैक्टोरियल बन गया, एंड देन जीरो फैक्टोरियल विच इज वन, एन से एन कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको यहां बताया, देखो एनसीआर जो ये बताया है, इसमें ये जो डेफिनेशन है इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है एन और आर के बारे में, कि एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एंड आर इक्वल टू और जीरो भी हो सकता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव में कैसे सिलेक्ट करोगे, और एन हमेशा मतलब ये ऊपर वाला हमेशा बड़ा हो सकता है और इक्वल हो सकता है, इक्वल भी आपको दिखा दिया है मैंने, तो ये दोनों समझ गए। और आर की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जैसे आपने देखा जीरो दिखा है यहाँ पे, और आर जो है वो ग्रेटर देन जीरो तो हो ही सकता है, ठीक है। और सिमिलरली परमुटेशन वाले में भी मैंने आपको बताया था ये इनइक्वालिटी, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये है कि ये चीज तो मैंने आपको बताई दी है, इसमें आर जो है वो कभी भी क्या हो, क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हो, एक बार में कुछ ना कुछ पर्सन को तो लोगे ना, कुछ चेयर को तो लोगे, तो यहाँ एक जनरल कंडीशन ये मानी जाती है कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो ठीक है, आर यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक ना एक चेयर तो दोगे ना, एल्स अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल होगा, अरेंजमेंट होगा ही नहीं। तो ये एक कंडीशन यहाँ पे आपको ध्यान रखनी होती है, ये परमुटेशन के लिए है, पी वाले के लिए है, कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, यहाँ पे इक्वल टू भी हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज आपको क्या करेंगे, कैलकुलेशन में काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा था, ये आपको बस ध्यान रखना है, ये पहले लिख दे रहा हूँ, ये NC01 होता है, NCN1 हो रहा है, और NC1 जो है वो N होता है, ठीक है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि 8C5 को अगर निकालने जाएंगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत लेंथी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई, और मान लो जैसे आपके पास ऐसा कुछ आ गया 11C9 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इन सबको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि नीचे वाले को देख के आप उस तरह से जो करते थे वो नहीं करेंगे। इसके लिए और आसान है, क्योंकि हम नीचे वाला देख के करेंगे लेकिन छोटे नंबर बना के, ठीक है। कैसे, तो कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो बता रहा हूं। अगर आपके पास NCA इक्वल टू NCB है, दो अगर आपके पास इस तरह से कि मान लो कि इसका आंसर जो है ना, अगर इसके इक्वल लिखना है तो क्या क्या चीजें हो सकती है, दो चीजें हो सकती है, या तो A इक्वल टू बी हो जाए, ये तो बहुत एविडेंट लगेगा समझने में कि सर ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाले को भी सेम रखेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। इस पे कैसा क्वेश्चन बनेगा, इस पे कैसा क्वेश्चन बनेगा, जैसे देखो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, इफ NCX इक्वल टू NC5, ठीक है, तो पूछेंगे फाइंड X एंड N, ये दोनों पूछा जाएगा, ठीक है। तो यू कैन से दैट, देखो कि सर दोनों अगर इक्वल होते थे तो क्या होता था, या तो A और B इक्वल हो जाएंगे, या फिर N को हम लोग A प्लस बी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो देखो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि सर ऊपर वाला सेम है तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। और जैसे ही X आपका 5 आ गया तो देखो दो चीजें इक्वल है, दो चीजें इक्वल है। आपको क्या बोला गया कि ऊपर वाला N भी तो निकालना है ना, N के लिए क्या करोगे, N क्या हो जाएगा सर, X प्लस 5 होगा, X प्लस 5, वेयर यू नो कि x क्या है, 5 है ना, तो कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। तो दोनों प्रॉपर्टी का अपना अपना यूज है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आता कैसे, अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो मैं प्रूफ भी बता ही देता हूं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, n माइनस a फैक्टोरियल इनटू a फैक्टोरियल, और ये क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस b फैक्टोरियल इनटू b फैक्टोरियल, ऐसा होगा। अगर मैं ऊपर वाले को कैंसिल कर दूं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि देखो सर ये नीचे वाला जो है इसके इक्वल होगा, है ना। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आपको लिख देता हूं, देखो n माइनस ए फैक्टोरियल इंटू ए फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू n माइनस बी फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वालिटी होल्ड करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सर ये वाला टर्म एक बार इसके इक्वल हो सकता है, या फिर ये वाला टर्म इसके इक्वल हो सकता है ना। दो ही केसेस हैं आपके पास कि देखो पहला वाला टर्म जो है इसके पहले वाले टर्म से इक्वल होगा, तो ये वाला जो टर्म है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से हमें, अगर मैं देखो इसको अगर मैं इसके साथ इक्वल करता हूं तो ये इसके इक्वल होगा, तो आपको क्या मिल रहा है, a इक्वल टू बी मिल रहा है, तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया, समझ गए, है ना। कि पहला वाला देखो इसका पहला वाला इसके पहले वाले से इक्वल अगर होगा तो सेकंड वाला जो है वो सेकंड वाले से इक्वल होगा, ऐसा होना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या मिल गया, a इक्वल टू बी मिल गया, क्योंकि फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू बी। अच्छा, दूसरा भी हो सकता है कि सर इसका पहला वाला इसके दूसरे वाले से इक्वल हो जाए, तो फिर इसका पहला वाला जो है इससे इक्वल होगा, ऐसे होगा ना। उस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, देखो n माइनस ए फैक्टोरियल को आप क्या कहना चाह रहे हो सर, b फैक्टोरियल के इक्वल कहना चाह रहे हो। अगर मैं फैक्टोरियल को हटा दूं तो आपके पास क्या आ रहा है, n माइनस ए इक्वल टू बी आ रहा है, n की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस बी आ रही है,
ठीक है, तो वही हमने सेकंड में देखा। तो प्रूफ बहुत सिंपल है, बट प्रूफ पे जाना नहीं है, आप बस ये देख लीजिए कि अगर आपको कभी भी ऐसा दिख जाता है कि ऊपर वाला टर्म सेम है, नीचे दो अलग अलग दिए हैं, तो या तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे या इन दोनों का सम जो है वो क्या होगा, ऊपर वाले के इक्वल होगा। जैसे ही मुझे ये चीज पता चली तो देखो हम क्या कह सकते हैं कि इसको सर मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 8C3 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो आपको अभी पता है कि ऊपर वाला जो नंबर होता है वो नीचे वाले का सम होता है। एक आपने 5 रखा तो दूसरा अगर मैं 3 कर देता हूं तो 5 + 3 मिलकर देखो 8 हो जाएगा। दोनों के ऊपर मैंने सेम ही नंबर रखा है, मतलब मैं 8C5 निकालूं या फिर 8C3 निकालूं, सेम ही बात है। ठीक है, और इसको अगर निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, आसान तरीका क्या है, इतना अगर आपको फॉर्मूले ध्यान नहीं रखने, क्योंकि इसका भी सिग्निफिकेंस है, इसलिए मैं बता दिया मैंने आपको। क्विकली कैसे ध्यान रखोगे, बस इन दोनों को अगर निकालने देना, ज्यादा बड़ा नंबर दिख रहा है तो बस इन दोनों को माइनस कर दो। कितना आ रहा है 2, तो इसका मतलब इसका आंसर 11/2 के इक्वल होगा। इसको निकालना तो बहुत सिंपल है, 11 × 10 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 × 1 लिखेंगे, 55 आ गया। देखो कितना सिंपल आ गया, छोटा सा आंसर। तो दिस इज हाउ यू विल ट्राई टू यूज, बट आता कहां से, यहां से। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रख लेना, क्योंकि कई बार लेंदी कैलकुलेशन आ जाएंगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ऊपर n ही रहता है दोनों में, एक में r रहता है, एक में r - 1 रहता है। यहाँ पे r है, एक इससे छोटा है, मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, नीचे वाले कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करने से अच्छा क्या करो, इसको कैलकुलेट कर लो। ऊपर देखो लिख रहा हूं अलग से, n+1 हो जाता है। कि दोनों को सेपरेट सेपरेट करके सम करो, बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा n+1 CR निकाल लेते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, विल गेट। समझ गए, इस प्रॉपर्टी का भी अपना सिग्निफिकेंस है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि सर ये प्रॉपर्टी लगेगा, तो इसमें ये आइडेंटिफायर है कि ये दोनों क्या है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म है। जैसे ये अगर 5 होगा तो ये 4 होगा, ये अगर मान लो 11 है तो ये 10 होगा। इस तरह से जैसे मुझे ऐसा दिखा और ऊपर सेम दिखा तो मैं ये लगा सकता हूं। समझ गए, यहाँ नीचे r है, ऊपर n+1। तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको काम में आएंगे। नाउ इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाउ कॉम्बिनेशन इज लाइक अप्लाइड। A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. एक आपको 3 पर्सन की कम्युनिटी बनानी है, ठीक है। कितने हैं आपके पास टोटल लोग जिससे बनानी है, तो 2 मैन हैं आपके पास और 3 वुमेन हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका टोटल है, इसमें से आपको 3 लोगों को चूज करना है और एक कमेटी बनानी है, ठीक है। तो क्वालिटी 1 आपको क्या कह रहा है कि कितने तरीके से बना सकते हो। तो टोटल 5 लोग हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैन कितने आएंगे वुमेन कितने, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। और कमेटी बनाने के लिए क्या मुझे अरेंज करना पड़ेगा, नहीं, सेलेक्ट करने से हो जाएगा, कमेटी बन जाएगी। मतलब 5 में से मुझे 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। इसको कैलकुलेट कर लूं, मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करें सर, 5C3 निकालने में 3 बार लिखना पड़ेगा, इसको 5C2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को माइनस करने से 2 आना चाहिए। नाउ 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1। नाउ व्हाट इज योर आंसर, 10। आंसर हो गया, 10 कमिटीज बनेंगे, ठीक है। नाउ क्वांटिटी 2 को हम लोग करते हैं, आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या दिया है, हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। इस बार आपको रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि मैन एक ही होने चाहिए, वुमेन 2 होने चाहिए, 3 लोगों की बनानी थी आपको कमिटी। आ जाओ करते हैं। कि देखो सबसे पहले तो सर आपको मैन किसी को भी चूज कर लो, आप पहले वुमेन को चूज कर लो या पहले मैन को चूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं कि चूजिंग में आपको ऑर्डर मैटर नहीं करना ना कि किसको चूज कर रहे हैं आप। जब मैं एक मैन को उठा रहा हूं तो 2 मैन थे, उसमें से एक मैन को उठाया कितने तरीके से, 2C1 तरीके से। स्टार्ट किया काम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कॉन्सेप्ट, स्टार्ट किया मैंने काम। क्या मेरा काम खत्म हो गया, क्या कमिटी मेरी बन गई 3 लोगों की, नहीं, अभी एक ही पर्सन को सिलेक्ट किया। मतलब सर एक और काम है, सब वर्क है। ये पहला सब वर्क था, नाउ द सेकंड सब वर्क। व्हाट इज द सेकंड सब वर्क, कि आउट ऑफ 3 वुमेन यू हैव टू चूज 2 वुमेन। तो मल्टीप्लाई करेंगे उस चीज को, सब वर्क नंबर 2 को, ये हो जाएगा कि 3 वुमेन में से 2 वुमेन को चूज करना है। इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना होता है, 2C1 मतलब 2 होता है, 3C2 का मतलब हो गया 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 1। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सर ये 3C1 ही तो है, 3 भी तो लिख सकता था, बस चलो कर दिया। तो ये कितना आ गया, 6 वेज, इसका आंसर 6 वेज आ गया। तो दिस इज हाउ यू विल ट्राई टू कैलकुलेट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक ग्रुप है जिसमें 4 गर्ल्स हैं, ठीक है, 4 गर्ल्स हैं आपके पास और 7 बॉयज हैं। ये ग्रुप है आपके पास स्टार्टिंग में। आपको बोला कि इन हाउ मेनी वेज, कितने से आप एक टीम 5 मेंबर का सेलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। पहला आपको पूछा है कि एक भी गर्ल नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो आ जाओ, एक भी गर्ल अगर नहीं चाहिए तो आप कितने का टीम बनाना चाहते हैं, 5 लोगों का टीम बनाते हैं, सारे बॉयज से ही आएंगे। तो 7C5 हो जाएगा। 7C5 को हम लोग लिख सकते हैं 7C2, है ना। और ये हो जाएगा 7 × 6 डिवाइडेड बाई 2 × 1 विच इज नथिंग बट 21। तो 21 वे से टीम बना सकता है। अच्छा, यहां देखो, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल की मिनिमम आपको क्या चाहिए, एक बॉय और एक गर्ल तो होना ही चाहिए। ऑलराइट, आ जाइए, 5 लोगों का टीम बनाना है। लेकिन तो देखो ऐसा हो सकता है कि एक बॉय को ले लिया जाए या 2 बॉय को ले सकते हैं,
अगर एक बॉय को लेंगे तो 4 गर्ल्स को लेना पड़ेगा। 4 गर्ल्स है मेरे पास, तो हाँ सर 4 गर्ल्स है। मान लो कि सर अगर 3 ही गर्ल्स होते हैं तो 1 बॉय को हम लोग नहीं ले सकते, आपको स्टार्ट यहां से करना पड़ेगा, ये सोच सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो एक बॉय को जब मैं लूंगा तो 4 गर्ल्स हो जाएंगे। अगर 2 बॉयज को लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे केसेस बना के चलने पड़ेंगे कि या तो ये होगा, या की बात कर रहा हूं, मतलब और की बात कर रहा हूं कि इधर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन, तो सेपरेट सेपरेट है, ठीक है ना। इससे भी मेरा काम हो गया, लेकिन वही काम को मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 2 बॉय और 3 गर्ल के हेल्प से काम कर सकता हूं, या फिर 3 बॉय बना दूं और 2 गर्ल्स बना दूं, या फिर 4 बॉय बना ले और 1 गर्ल को बना ले, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते सर 5 बॉयज बना लेते हैं, क्योंकि मिनिमम 1 गर्ल को होना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 1 बोला है। सो दीज आर द 4 केसेस दैट विल हैपन। अब चारों केसेस में क्या करते हैं, इंडिविजुअली हम लोग निकाल लेते हैं कि इस वाले केस में कितना आंसर आएगा। आ जाओ देखो, इस केस में हमने आंसर निकाला कि 1 बॉय और 4 गर्ल निकालने हैं। आ जाओ सर 7C1, ठीक है। काम को स्टार्ट किया, मैंने बॉयज को सेलेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद क्या मेरा काम खत्म हुआ? नो, क्योंकि मुझे अभी गर्ल को सेलेक्ट करना बाकी है। 4 गर्ल में से चारों को चूज करना है। 4C4, व्हाट विल बी द आंसर? 7C1 का मतलब होता है 7 और NCN का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे 7 तरीके से काम खत्म हो गया, है ना। आपने बॉयज को भी सिलेक्ट कर लिया, गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर लिया, काम खत्म हो गया। अब फिर से उसी काम को, ये दूसरा तरीका हुआ ना, ठीक है। काम ऐसा नहीं कि वो काम अभी बचा हुआ था, ये दूसरा तरीका है उसी काम को करने का, ठीक है। अभी तक हमने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पढ़ा उसमें क्या था कि काम होता नहीं था खत्म, तभी आप सबको मल्टीप्लाई करते जाते थे। यहां क्या है, काम ऑलरेडी हो चुका है, अब ये दूसरा तरीका है। तो दूसरा तरीका जब होगा, सबके आप अलग अलग वेज निकाल लो। जब आपको अलग अलग तरीके मिल रहे हैं ना कि देखो काम इस तरह से भी हो सकता है, 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 तो जितने भी तरीके होंगे सबको क्या करेंगे, आंसर निकाल के ऐड कर देंगे। समझ आ गया? तो ये और कहा जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि और में आप प्लस यूज करते हो, एंड में आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। क्योंकि आपको क्या करना है, देखो एक बॉय के साथ एंड 4 गर्ल्स चाहिए, लेकिन जब ये हो जाएगा तो इससे भी काम बन गया, और द सेम वर्क सेम टीम कैन बी कंप्लीटेड यूजिंग दिस ऑल्सो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इधर और का केस है, इसलिए इन दोनों में प्लस होगा, लेकिन अंदर अगर एक सिंगल वर्क की बात करें तो इसमें काम खत्म नहीं हुआ था, इसलिए मल्टीप्लाई कर। समझ गए? आ जाओ यहाँ पे 2 बॉय, 7 बॉय में से 2 बॉय सेलेक्ट करना है, तो 7C2, और 3 गर्ल्स को करना है तो 4C3। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1, और 4C3 को 4C1 भी बोल सकते हैं। 4C1 का मतलब क्या होता है, 4 ही होता है, इससे इसको काट दिया 2, 12 7 टाइम्स इज 84, तो ये 84 आ गया। यहां आ जाओ 3 बॉय और 2 गर्ल्स, 3 बॉय को कितना होगा, 7C3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 2 गर्ल्स चाहिए तो 4C2 हो जाएगा। आ जाओ 7 इंटू 6 इंटू 5, आई होप मैं अपने आप ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 3 2 टाइम्स से 6 कैंसिल कर दो, तो देखो 35 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये 6 है ना, 35 मल्टीप्लाइड बाय 2 70, 210, ये 210 वेज हो गया। और ये लास्ट वेज बचा है जिसमें 4 बॉयज चाहिए आपको, तो 7C4 और 1 गर्ल्स चाहिए तो 4C1, है ना। अब इसको भी कैलकुलेट करते हैं, 7C4 को हम लोग 7C3 लिख सकते हैं, ठीक है। 7C3 क्या था, तो सर 6 कैंसिल हो गया था, 35 आया था, तो 35 लिख दो डायरेक्टली यहां से, मल्टीप्लाइड बाय 4C1 का मतलब क्या होगा, 4 ही होगा, बस इसको कैलकुलेट करना है, तो ये 70 2 टाइम्स इज 140 हो गया। नाउ देखो काम इतने तरीके से भी हो सकता था जब आपको 1 बॉय और 4 गर्ल चाहिए, इतने तरीके से भी हो सकता है जब आपके 2 बॉय 3 गर्ल चाहिए, एंड सो ऑन, ये सारे भी तरीके हैं। लेकिन सबको अगर देखना है टोटल वेज पूछा है ना, तो टोटल वेज में क्या होगा, सबको ऐड कर दो, 7 प्लस 84 प्लस 210 प्लस 140, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए कितना होगा? आ जाओ देखो 350, ठीक है, 350 तो 430, 440 सॉरी 430 था हमारे पास, और 11 तो 441, इसका आंसर 441 वेज में आप टीम बना सकते हो इस तरह से। अच्छा, लास्ट आपको क्या दिया है, इसमें पूछ रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो क्या होगा, या तो 3 गर्ल हो जाएंगे या 4 गर्ल्स हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 4 ही गर्ल्स है, और 5 बंदों का टीम बनाना है ना आपको, तो 3 गर्ल्स हैं तो इसमें क्या होगा, 2 बॉयज आने पड़ेंगे, और 4 गर्ल है तो 1 बॉय को लाना पड़ेगा, यही है। तो आ जाओ देखो, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि आप 3 गर्ल चाहिए आपको, 3 गर्ल कहां गया, ये रहा, 3 गर्ल तो 2 बॉय, उसके लिए आंसर कितना आया था 84, तो इसके लिए 84 वेज आया हुआ है, और 4 गर्ल्स चाहिए 1 बॉय, 4 गर्ल्स 1 बॉय, तो सर उसके लिए 7, तो आंसर क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 91 वेज हो जाएगा आंसर। समझ गया ना? तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अगर इतनी नॉलेज आप रखते हैं, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रोबेबिलिटी के आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है, काउंटिंग कैसे की जाती है, वो आपको क्लियर है।
और उसके बाद प्रोबेबिलिटी में बस एक फॉर्मूला है कि फेवरेबल बाई टोटल, वो आपको सिखा देंगे नेक्स्ट जब हम लोग प्रोबेबिलिटी के लेक्चर लाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है। सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं उसमें आप मैं ये ट्राई करता हूँ कि जब भी मैं आपका पढ़ाना स्टार्ट करूँ, स्टार्टिंग में जो एडवर्टीजमेंट हो गया, बट उसके बाद सीरियस हो जाता है, पूरी सीरियस के साथ पढ़ाई करवाता हूँ। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि किस तरह का आपको लगा, सारी चीजें आपको समझ आई कि नहीं, कोई डाउट है तो वो भी बताइएगा, कहीं पे इंप्रूवमेंट हो सकता है तो वो भी बताइएगा। विल ट्राई टू एक्सिक्यूट दोज फीडबैक्स इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।